ये स्टडी का चैप्टर नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में इंट्रोडक्टरी पोर्शन में बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डीएनए को मैनिपुलेट किया जाता है। एक ऐसी टेक्निक है, इस टेक्निक में यूज करते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म का या ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं उसका यूज करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या या ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम निकलते हैं उनका यूज करके प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है और ये प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं। ह्यूमन के लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस की बात की है। माइक्रो मेडिटेड प्रोसेस, माइक्रोस मेडिटेड प्रोसेस जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ के हम लोग आए हैं कि माइक्रोस मेडिटेड प्रोसेस में क्या होता है कि मिल्क से कर्ड बनता है तो लैब के द्वारा बनता है। ब्रेड और वाइन ये फंगस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो ईस्ट होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये माइक्रो मेडिटेड प्रोसेस है जो कि ट्रेडिशनल प्रोसेस है। ये भी ये क्या है, कुड आल्सो बी थॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन द लार्जर स्केल। अब ये अगर इनको हमको लार्जर स्केल पे चाहिए, लार्जर स्केल पे अगर हमको ये कर्ड ब्रेड या वाइन ये सब का लार्जर स्केल पे चाहिए तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके लार्जर स्केल पे प्रोड्यूस कर लेंगे। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबीज या सिंथेसिस ऑफ द जीन एंड यूजिंग इट, कोई भी डीएनए वैक्सीन का डेवलपमेंट, डिफेक्टिव जीन में करेक्शन करना, ये सब क्या है, ऑल दीज पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। EFB, अकॉर्डिंग टू द EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने क्या किया कि डिफिनेशन दिया। EFB ने बायोटेक्नोलॉजी का एक डिफिनेशन दिया, डिफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू और मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइंड करके, ट्रेडिशनल मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड मॉडर्न मॉलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों को कंबाइंड करके EFB ने डिफिनेशन दिया बायोटेक्नोलॉजी का। डिफिनेशन क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? अकॉर्डिंग टू EFB, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म की सेल या पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड मॉलिकुलर एनालॉगी डीएनए RNA या प्रोटीन फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसका मतलब है कि नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, नेचुरल साइंस को जोड़ा जा रहा है ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म की सेल के साथ या कोई भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट हो या डीएनए RNA के साथ किसी चीज़ के लिए प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट होगा ह्यूमन सर्विस के लिए, ह्यूमन के लिए यूजफुल होगा। तो ये डिफिनेशन हो गई बायोटेक्नोलॉजी की अकॉर्डिंग टू EFB। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे एमंग मेनी द टू कोर टेक्निक्स दैट एनेबल्ड बर्थ ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसे करते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए और RNA, इस जेनेटिक मटेरियल में क्या करते हैं, इसकी केमिस्ट्री को अल्टर कर देते हैं और इस जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज करते हैं, जो अल्टरनेशन करते हैं, अल्टरनेशन करने के बाद इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जब होस्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज करेंगे, जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में अल्टर जेनेटिक मटेरियल को चेंज करें तो उसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप चेंज होगा, और जब जीनोटाइप चेंज हो जाएगा तो फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया क्या, ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड प्रोसेस है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टाइल मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेटेड फ्री, अनवांटेड माइक्रोब्स इस प्रोसेस में नहीं आएंगे। एम्बियंस इन द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स और यूकैरियोटिक सेल इन द लार्ज क्वांटिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम एक्सेट्रा। जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमको लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम वाट एवर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमको अगर मैन्युफैक्चर करना है वो लार्ज क्वांटिटी में, तो वो डिजायर्ड माइक्रोब्स या डिजायर्ड यूकैरियोटिक सेल में ही, डिजायर्ड माइक्रोब्स या डिजायर्ड यूकैरियोटिक सेल का ही ग्रोथ होगा। वहाँ कोई कंटामिनेटेड या अनवांटेड माइक्रोबियल वहाँ नहीं आएंगे उस प्रोसेस में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन होता है तभी इवोल्यूशन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, मतलब इससे वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है वो क्या करता है, वेरिएशन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही तो वेरिएशन होता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज इन द प्लांट एनिमल ब्रीडिंग में ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर का यूज किया जाता था। कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में जो कि प्लांट एनिमल ब्रीडिंग में किया जाता था, इसमें क्या होता था कि मल्टीप्लिकेशन होता था। डिजायर्ड जीन का मल्टीप्लिकेशन तो होता था लेकिन उसमें अनडिजायर्ड जीन भी हो जाती थी, उसमें मल्टीप्लिकेशन में डिजायर्ड जीन के साथ साथ अनडिजायर्ड जीन भी आ जाती थी। अब यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस टेक्निक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्रिएशन होता है और यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर का यूज करके क्या किया जाता है, ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन आर सेट ऑफ डिजायर्ड जीन। तो इसमें सिर्फ डिजायर्ड जीन प्रोड्यूस किया जाता है किससे, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से। इसमें कोई भी अनडिजायर्ड जीन नहीं होता है। अब अगर पीस ऑफ डीएनए कोई भी पीस ऑफ डीएनए है उसको समहाउ किसी भी एलियन ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाया दिया जाए तो मोस्ट लाइकली ये जो पीस ऑफ डीएनए है ये प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी सेल में ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, नॉट एबल टू मल्टीप्लाई। बट अगर ये पीस ऑफ डीएनए इंटीग्रेट कर गया किसके साथ, जीनोम ऑफ रिसिपिएंट के साथ, तो ये मल्टीप्लाई कर जाएगा और एंड बी इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए।
ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्रोमोजोम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन, और यही जो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, यही रिप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन किसको बोलेंगे? तो क्रोमोजोम का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जहाँ पे कोई भी एलियन पीस ऑफ डीएनए इससे जुड़ के, इस एलियन पीस ऑफ डीएनए इस पार्ट ऑफ क्रोमोजोम मतलब ओआरआई से अटैच होकर क्या करता है? रिप्लिकेशन को इनिशिएट करता है या मल्टीप्लिकेशन खुद को करता है। आगे वही लिखा है कि एलियन डीएनए लिंक्ड होता है ओआरआई मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से। दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए देन कैन रिप्लिकेट एंड मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनिंग, या बोलेंगे मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द एनी टेम्पलेट डीएनए। क्लोनिंग या मल्टीपल मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। क्या करना है? जो भी जिस भी डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनानी है या क्लोनिंग कराना है, उसको क्या लेना है? उसको ओआरआई के क्रोमोजोम के ओआरआई साइट से अटैच कर देना है। जैसे क्रोमोजोम के ओआरआई साइट से अटैच करेंगे तो जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, जब वो क्रोमोजोम रिप्लिकेट करेगा तो उसके साथ साथ जो एलियन डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए है, वो भी रिप्लिकेट कर देगा। इसके साथ साथ कई सारी क्लोनिंग मतलब कई सारी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी बन जाएगी उस टेम्पलेट डीएनए या फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए की। अब यहाँ पे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कॉन्स्ट्रक्ट किसने किया था? तो यहाँ पे किया था स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने इन 1972 में कैसे किया था इन्होंने? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को अटैच किया था प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड जो कि एक वेक्टर होता है, किसके प्लाज्मिड के साथ? साल्मोनेला टाइफीमेरियम वेक्टर जो होता है, इसका जो साल्मोनेला टाइफीमेरियम का प्लाज्मिड और एंटीबायोटिक कोई भी बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, उन दोनों को अटैच करके फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार किया था किसने? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने इन 1972 में। प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो क्रोमोजोम होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोम। डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, इसीलिए लिखा गया है ऑटोनोमसली रिप्लिकेटेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या होती है? जो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये बैक्टीरिया के अंदर होती है। ये क्या होती है एक्चुअली में? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये जीन होती है जो कि अगर इसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक आ रहा है, तो एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, कोई भी एंटीबायोटिक, तो वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। सपोज दैट अगर किसके लिए कि क्लोरोमफेनिकॉल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बाद में पढ़ेंगे, तो वो बैक्टीरिया के पास क्लोरोमफेनिकॉल एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस है, मतलब क्लोरोमफेनिकॉल जो है उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा। कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी। तो अगर हम डीएनए को कट करना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक लोकेशन से, उसके लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर सीरीज चाहिए जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके लिए चाहिए मॉलिक्यूलर सीरीज जिसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मॉलिक्यूलर सीरीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी के बाद ही ये पॉसिबल हुआ कि इसको डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट कर सकें। कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज ए वेक्टर। जो कट पीस ऑफ डीएनए होता है उसको प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक करवाया जाता है, और यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह एक्ट करता है। प्लाज्मिड क्या करता है? प्लाज्मिड वेक्टर की तरह एक्ट करता है। यहाँ पे क्या करेगा ये कि एलियन पीस डीएनए जो है, एलियन पीस डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये डिलीवर करता है। कौन? प्लाज्मिड। तो एलियन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ ऐड किया जाएगा, फिर उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्लाज्मिड जो है वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है, ये वेक्टर की तरह यूज किया जा रहा है, जो कि एलियन पीस ऑफ डीएनए को डिलीवर कर रहा है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। यहाँ पे जैसे स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में क्या किया था? उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन किया था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, अब किस बैक्टीरिया से ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लिए थे स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर ने? तो यहाँ पे इंसाइडर ने मेंशन नहीं किया है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर ने लिया किसी बैक्टीरिया का, उसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किसके साथ? किसकी हेल्प से? डीएनए लाइगेज की हेल्प से। और ये प्लाज्मिड वेक्टर किसका था? प्लाज्मिड वेक्टर था साल्मोनेला टाइफीमेरियम का था। तो प्लाज्मिड वेक्टर साल्मोनेला टाइफीमेरियम का जो प्लाज्मिड वेक्टर था, इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को क्या किया? ज्वाइन किया डीएनए लाइगेज से। इससे क्या बना? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया इकोलाई बैक्टीरिया में। क्यों इकोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया? क्योंकि इकोलाई की बैक्टीरिया जो है ये क्लोजली रिलेटेड थी साल्मोनेला बैक्टीरिया से। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इकोलाई में ट्रांसफर किया, उसके बाद इट कुड रिप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये जो न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मतलब इकोलाई का जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मशीनरी था, उसकी हेल्प से क्या हुआ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी रिप्लिकेट हुई। तो मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस हो गई किसकी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की मल्टीपल कॉपी बन गई, और इसी को बोलते हैं क्लोनिंग। किसकी? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग इकोलाई होस्ट सेल के अंदर हो गई। यहाँ पे 3 बेसिक स्टेप जीएमओ के लिए है। पहला है आइडेंटिफाई ऑफ डीएनए विद द डिजायरेबल जीन। सेकंड है जो भी डीएनए का आइडेंटिफिकेशन हुआ है डिजायरेबल जीन के साथ, उसका इंट्रोडक्शन करवाना है। आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट सेल में क्या करवाना है? इंट्रोड्यूस करवाना है। और फिर थर्ड स्टेप है मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। देन टॉक अबाउट द टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में से तो 4 टाइप के टूल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं: एंजाइम, वेक्टर, पैसेंजर डीएनए एंड होस्ट। बट एनसीईआरटी में 3 टूल्स मेंशन किया है। एंजाइम ये हो गया, सेकंड वेक्टर हो गया, एंड थर्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म। एंजाइम में कौन से एंजाइम? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम। वेक्टर में आपका आगे वेक्टर आप पढ़ोगे, जैसे कि PBR 322 होता है प्लाज्मिड वेक्टर में, PBR 322 कॉस्मिड होता है, बैक या कई सारे वेक्टर होते हैं। एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया, ईस्ट, एनिमल सेल, प्लांट सेल, होस्ट ऑर्गेनिज्म हो गया। ये 3 यहाँ पे दे रखा है। एक और होता है पैसेंजर डीएनए। देन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम।
इन ईयर 1963 टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द ई कोलाई वेर आइसोलेटेड। मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी ने समझाने की कोशिश की कि 1963 में टू एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल थे बैक्टीरियोफेज वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसमें ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इसको आइसोलेट किया था। एक्चुअली में यही था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये रिस्ट्रिक्शन वर्ड ही लिया गया कहाँ से, रिस्ट्रिक्शन से। किस चीज़ का रिस्ट्रिक्शन कर रहा है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस का रिस्ट्रिक्शन कर रहा है किसमें, बैक्टीरिया ई कोलाई में। तो बैक्टीरिया के अंदर से ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आइसोलेट किया गया था और यही बैक्टीरिया के अंदर से जो आइसोलेट किया गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यही बैक्टीरियोफेज वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, रोक रहा था, बैक्टीरियोफेज वायरस की डीएनए को ब्रेक कर देता था। क्यों ऐसा? अच्छा, ग्रोथ को रिस्ट्रिक्शन क्यों कर रहा था, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि जैसे ही बैक्टीरियोफेज ई कोलाई के अंदर एंटर किया, ई कोलाई ने क्या प्रोड्यूस किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है क्या किया कि जो बैक्टीरियोफेज के डीएनए, जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल था उसको कट कर दिया, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए था उसको कट कर दिया किसी सीक्वेंस से जिसके बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ ई कोलाई के अंदर नहीं हो पाई। तो इसीलिए इसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रखा गया। अच्छा, ये जो ई कोलाई के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये क्यों बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं कट किया? तो यहाँ पे बैक्टीरिया का जो डीएनए है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो सीक्वेंस होता है उसमें मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है बाय द मेथाइलेशन प्रोसेस से। तो मेथाइलेशन की वजह से बैक्टीरिया का जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है अपने खुद के डीएनए को कट नहीं करता है, लेकिन अगर वायरस का डीएनए उसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस उसके अंदर एंटर कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर तो उसके डीएनए को वो कट कर देगा। देखो वही लिखा है, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए व्हाइल द अदर कटेड डीएनए लेटर वाइज कार्ड, इसी को बोला गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है हिंदी सेकंड फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्योंकि हिंदी सेकंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं वो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बैक्टीरिया से फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं और ये कट करते हैं एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, वहाँ से कट करेगा। तो हिंदी सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 6 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हिंदी सेकंड जो है कट करेगा डीएनए को। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को बोलते हैं रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस ऑफ द हिंड सेकंड। ऐसे हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होता है यानी कि डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है। हिंड सेकंड के अलावा टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। यहाँ पे अब तक कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर्ड हुए हैं? मोर देन 900। किससे आइसोलेट किए फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। और इनका हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है और उसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके डीएनए को वो कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेमिंग इसी कैसे करेंगे इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की? तो फर्स्ट लेटर लिया जाता है जीनस से, सेकंड 2 लेटर लिया जाता है स्पीसीज से, जिस भी बैक्टीरिया की से आइसोलेट किया गया है उसके जीनस जो होता है उसका फर्स्ट लेटर जीनस होता है, सेकंड लेटर इसका स्पीसीज से लिया जाता है। और जहाँ से आइसोलेट किया गया जैसे ई को R1, ई हो गया इसका जीनस, सीरिया ओको हो गया इसका स्पीसीज कोलाई, और आर जो हो गया इसका आर जो लेटर है आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। और रोमन नंबर क्या बताता है? रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वेर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करेगा एक लार्ज क्लास ऑफ एंजाइम जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस होता है दो टाइप का, ये एक्सोन्यूक्लियस होता है, दूसरा एंडोन्यूक्लियस होता है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? एक्सोन्यूक्लियस करेगा रिमूव द न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द वन एंड ऑफ द डीएनए, मतलब डीएनए के एंड से ये कट करेगा एक्सोन्यूक्लियस। और अगर एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, तो एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा, डीएनए के बिटवीन कहीं कट करेगा, एंड से कट नहीं करता है। कौन? एंडोन्यूक्लियस। एंड से कट करता है एक्सोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे वंस इट्स फाइंड, अगर अपनी स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को अगर एक बार रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने फाइंड कर लिया तो वहाँ जाके बाइंड करेगा डीएनए से। बाइंड करने के बाद कट ईच ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन देयर सुगर फास्फेट बैकबोन। और उस स्पेसिफिक पॉइंट को, उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। डीएनए में जो होता है इसी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के स्ट्रैंड को कट करता है। इस फिगर में दिखाया गया फिगर 9.1 में कि कैसे फॉर्मेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एक्शन दिखाया गया है और कौन सा है? EcoR1 है। EcoR1 क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसमें वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए, दो डीएनए लिए गए। फॉरेन डीएनए यानी कि एलियन डीएनए बोल लो, फॉरेन डीएनए बोल लो, डिजायर्ड डीएनए बोल लो। तो ये फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए मतलब प्लाज्मिड डीएनए, इन दोनों को सेम आरजी से कट किया जाएगा। EcoR1 से इसको भी कट किया जा रहा है, EcoR1 को वेक्टर डीएनए को भी कट किया जा रहा है। तो EcoR1 का क्या होता है कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। तो EcoR1 का क्या है? GAATTC, किसी भी, चाहे वेक्टर डीएनए हो चाहे फॉरेन डीएनए हो, व्हाटएवर डीएनए का कोई भी हो, तो ये GAATC को पहले क्या करेगा? सर्च करेगा, ढूंढेगा। जब इसको GAATC मिल जाएगा, चाहे फॉरेन डीएनए में हो चाहे वेक्टर डीएनए, जिसमें भी रहे, जो भी डीएनए आप लिए हो उसमें GAATC जब सर्च कर लेगा, फाइंड आउट कर लेगा, तो वहाँ कट लगाएगा ये G और A के बिटवीन। तो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अपना एक कटिंग साइट होता है। इसका जो कटिंग साइट है G और A के बीच कट लगाएगा और जैसे कट करेगा ये दोनों वेक्टर डीएनए को भी कट करेगा, फॉरेन डीएनए को भी कट करेगा, दोनों को कट किया EcoR1, दोनों को जो कट करेगा तो ये जो प्रोड्यूस होगा, ये जो कट करने के बाद जो प्रोड्यूस होगा तो इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। तो ये जो प्रोड्यूस हुआ ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस हुआ। फिर स्टिकी एंड डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइंट बाय द स्टिकी एंड, डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइंट होते हैं एट स्टिकी एंड से ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पे ये फॉरेन डीएनए का जो स्टिकी एंड है और ये जो वेक्टर डीएनए का स्टिकी एंड है, इसको डीएनए लाइगेज से क्या कर दिया जाएगा? डीएनए लाइगेज से ज्वाइंट कर दिया जाएगा और जैसे डीएनए लाइगेज से ज्वाइंट किया जाएगा तो अब बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस होगा और एक्शन पता चलेगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे वर्क करता है, कैसे इसका एक्शन है। यहाँ पे जो स्टिकी एंड बन जा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टिकी एंड ही प्रोड्यूस होगा, आप जैसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लोगे वैसा एंड होगा। एक ब्लंट एंड भी होता है। ब्लंट एंड आपके एनसीईआरटी में जितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए उसके अकॉर्डिंग EcoR5 ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा और हिंड सेकंड और EcoR5 ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा। हिंड थर्ड जो फर्स्ट ना EcoR फर्स्ट ये स्टिकी एंड प्रोड्यूस करेगा। तो EcoR फर्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है।
अब यहाँ पे पैलिंड्रोमिक को एक्सप्लेन किया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है कि अगर आप सीक्वेंस को रीड कर रहे हो 5 से 3 की डायरेक्शन में, 5 से 3 की डायरेक्शन में रीड कर रहे हो, तो वो जो सीक्वेंस आएगा सेम आएगा। तो 5 से 3 की तरफ GAA फिर इधर 5 से 3 रीड करिए GAATTC। तो ये जो सीक्वेंस आ रहा है ये इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कितने बेस पेयर का? ये 6 बेस पेयर का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब ये जो 6 बेस पेयर का जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। इसको क्या करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑन द अपोजिट। यहाँ पे G और A के बीच कट लगाएगा और यहाँ पर भी G और A के बीच कट लगाएगा। इससे जो प्रोड्यूस होगा उसको बोलेंगे स्टिकी एंड, और इस स्टिकी को जोड़ दिया जाएगा डीएनए लाइगेज से, तो प्रोड्यूस हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिगर में हमने देख रखा है चीज। अब यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पे फॉरेन डीएनए है, यहाँ पे वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है। तो फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए दोनों को कट करेंगे सेम आरई से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब कट करेंगे तो दोनों फॉरेन डीएनए और जो वेक्टर डीएनए दोनों का कट करेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट से। दोनों का स्पेसिफिक पॉइंट सेम ही रहेगा। दोनों के स्पेसिफिक पॉइंट से कट किया। अब दोनों के कट को जो कट वेक्टर प्लाज्मिड डीएनए है और ये जो फॉरेन डीएनए दोनों को जोड़ दिया जाएगा डीएनए लाइगेज से जोड़ दिया जाएगा। तो क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफॉर्म, यहाँ तक तो अभी पीछे वाले फिगर में हम लोगों ने इस चीज समझ रखा है। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा किसके अंदर? इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई यहाँ पे होस्ट सेल का काम कर रहा है, होस्ट ऑर्गेनिज्म का काम कर रहा है। जैसे ही इकोलाई होस्ट सेल के अंदर इसको क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो ये क्या करेगा? जब होस्ट सेल क्या करेगा? रिप्लिकेट करेगा। होस्ट सेल जब डिवाइड करेगा तो साथ ही क्या करेगा? जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये भी डिवाइड करके मल्टीपल कॉपी अपनी प्रोड्यूस कर लेगा। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। यहाँ पे हम डीएनए फ्रेगमेंट का सेपरेशन करेंगे, आइसोलेट करेंगे। कैसे करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। तो क्या होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? कटिंग ऑफ डीएनए। अभी हमने क्या किया? ऊपर क्या सीखा? डीएनए को कट करना। कैसे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, व्हाटएवर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज या रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियोज हो। कटिंग ऑफ डीएनए बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज कट कर लिया तो क्या बना? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए प्रोड्यूस हुआ। अब इस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को सेपरेट करना है, जिस टेक्निक से करेंगे उसको बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जिस टेक्निक से सेपरेट करेंगे उसको बोलेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट सबको पता है कि डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है। तो सेपरेटेड बाय द फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड द एनोड। एनोड पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो मूव टुवर्ड द एनोड की तरफ मूव करेगा अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द मीडियम। यहाँ पे मीडियम क्या लेंगे हम? मीडियम या मैट्रिक्स लेंगे एगरोज जेल। एगरोज जेल रखेंगे और ये एगरोज क्या होता है? एक नेचुरल पॉलीमर होता है जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डीएनए फ्रेगमेंट जो है सेपरेट होता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, यानी कि यह सेपरेट या रिजॉल्व टर्म यूज कर लो। डीएनए फ्रेगमेंट रिजॉल्व या सेपरेट होता है साइज के अकॉर्डिंग थ्रू द सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड मूव, जो कि इसको प्रोवाइडेड मूव। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है डीएनए का, स्मॉलर फ्रेगमेंट जो डीएनए का होता है वो फर्दर मूव करता है, मतलब ज़्यादा दूरी तक मूव करेगा। जो लार्जर फ्रेगमेंट होगा डीएनए का वो ज़्यादा दूरी तक मूव नहीं कर पाएगा। यहाँ पे दिखाया गया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस छोटा सा फिगर यहाँ पे दिखाया गया। ये एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर ये यहाँ पे एगरोज जो सब्सटेंस है इस एगरोज इस पे रख दिया गया, पूरा एगरोज फैला दिया गया। अब यहाँ पे वेल है, लेन है, लेन 1 2 3 4 4 लेन में से आपको ध्यान रखना जो लेन 1 है ये क्या है? अनडाइजेस्टेड डीएनए है। ये अनडाइजेस्टेड है तो इसलिए मूव नहीं कर रहा है, इसमें कोई फ्रेगमेंट ही नहीं है। जहाँ पे है ये लेन 1 में जो डीएनए डाला गया, यहाँ पे अपलोड किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट को अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड डीएनए को अपलोड किया गया लेन 1 में, ये जहाँ है वहीं रह गया, मूव नहीं किया। एगरोज जेल पे ये मूव नहीं किया, जो एगरोज जेल की जो सीट है इसमें मूव नहीं किया। लेकिन लेन 2 3 4 में क्या है कि ये फ्रेगमेंटेड डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो जो बड़ा फ्रेगमेंट था वो ज़्यादा दूर तक मूव नहीं किया, लेकिन जो जितना छोटा फ्रेगमेंट है देखिए उतना दूरी तक मूव किया है। लेन 4 में छोटे छोटे फ्रेगमेंट बहुत दूरी तक मूव कर गए हैं। सीधी सी बात है। ये क्या है? एगरोज जेल है। ये जो सब एगरोज जेल है और ये डीएनए बैंड आपको ये दिख रही है। डीएनए बैंड लार्जेस्ट बैंड जो है ये काफ़ी पास ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाए। जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है वो काफ़ी दूर तक मूव कर गए हैं और ये वेल है जिसमें डीएनए को अपलोड किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब जो भी डीएनए सेपरेट है, जो भी डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट किया गया है एगरोज इलेक्ट्रोफोरेसिस से, इस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को विजुलाइज कैसे करेंगे हम? जब इस डीएनए को क्या करेंगे? स्टेनिंग करेंगे इथेरियम ब्रोमाइड के साथ। इथेरियम ब्रोमाइड स्टेनिंग करने के बाद इस पर यूवी रेडिएशन डालेंगे तो फिर ये सीन होगा ब्राइट ऑरेंज कलर का। आप प्योर इसको बिना जो डीएनए फ्रेगमेंट है आप इसको विजिबल लाइट में नहीं देख सकते हो विदाउट स्टेनिंग के। आपको इथेरियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेनिंग करने के बाद आपको इसमें यूवी रेडिएशन डालना पड़ेगा, तब ये कैसा दिखेगा? तब ये जाके ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड दिखेगा डीएनए का। इसमें इथेरियम ब्रोमाइड में जब आप इसको स्टेनिंग कर दोगे और यूवी लाइट का एक्सपोजर कर दोगे तब। अब सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगरोज जेल से इसको फिर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और इसी को बोलते हैं इल्यूशन। जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एगरोज जेल से डीएनए के फ्रेगमेंट को एगरोज जेल से एक्सट्रैक्ट करने का, सेपरेट करने का प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूशन डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरीफाई इन दिस वे आर यूज्ड। अब इसको हम जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने क्या किया है? प्यूरीफाई एंड आइसोलेट किया है। अब इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए? इस डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन कर देंगे किसके साथ? वेक्टर के साथ, प्लाज्मिड वेक्टर के साथ ज्वाइन कर देंगे। प्लाज्मिड वेक्टर के साथ ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? दे आर डीएनए, ये भी क्या है? ये भी डीएनए है। दे आर डीएनए यूज है, जो वेक्टर डीएनए होता है यूज एज ए कैरियर फॉर ट्रांसफरिंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए टू द सुटेबल होस्ट सेल। तो यहाँ पे प्लाज्मिड वेक्टर की बात की गई, वेक्टरोफेज वेक्टर की बात की गई। प्लाज्मिड वेक्टर या वेक्टरोफेज वेक्टर क्या करता है? प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 or 2 कॉपी पर सेल, जबकि अदर में हैव 15 to 100 कॉपी पर सेल। प्लाज्मिड के पास कितनी कैपेसिटी होती है? प्लाज्मिड की कैपेसिटी जो प्लाज्मिड होती है जो 0.5 to 8 kbp का होता है, और ये जो प्लाज्मिड होता है में हैव ओनली 1 or 2 कॉपी पर सेल प्रोड्यूस करता है, जबकि अदर में हैव 15 to 100 कॉपी पर सेल। देयर नंबर कैन गो इवन हायर भी जा सकता है इसका नंबर इफ वी आर एबल टू लिंक एलियन। अब यहाँ पे अगर आप इस क्लोनिंग वेक्टर के साथ एलियन पीस ऑफ डीएनए को लिंक कर दे रहे हो डीएनए लाइगेज की हेल्प से, किसके? प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज वेक्टर या प्लाज्मिड डीएनए के साथ, बैक्टीरियोफेज वेक्टर या प्लाज्मिड डीएनए के साथ अगर आप एलियन डीएनए को लिंक कर दे रहे हो तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाइड नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड। तो जितना भी प्लाज्मिड जो है, जितना भी प्लाज्मिड की कॉपी होगी उतनी ही एलियन डीएनए की भी, उतनी भी मल्टीप्लाई एलियन डीएनए भी करेगा साथ साथ प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के साथ साथ। तो इसीलिए प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज का यूज जो है एज ए
वेक्टर के रूप में, एज ए व्हीकल के रूप में यूज किया जाता है। और जो वेक्टर के साथ हम लिंकिंग करवा रहे हैं फॉरेन डीएनए का, वेक्टर के साथ चाहे प्लाज्मिक वेक्टर हो चाहे वो बैक्टीरियोफेज वेक्टर हो, इसके साथ अगर हम एलियन डीएनए को क्या करवा रहे हैं, लिंक करवा रहे हैं, तो इससे क्या बनता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। और इससे आसानी ये होती है कि हम सिलेक्शन कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्शन कर सकते हैं। कौन सा, अगर फॉरेन डीएनए का प्लाज्मिक के साथ लिंकिंग हो गई है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। अगर फॉरेन डीएनए का या एलियन डीएनए का वेक्टर के साथ लिंक नहीं हुआ है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। वो क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। कुछ फीचर्स होते हैं वेक्टर के, जैसे कि इसमें ORI होती है, जो फीचर होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के जो फीचर्स होते हैं, एक तो इसके पास ORI होती है, दूसरा इसके पास सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, और तीसरा फीचर होता है इसके पास क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। तो फर्स्ट टॉक अबाउट द ORI जो कि फीचर है क्लोनिंग वेक्टर का। तो फिर ORI क्या होता है, ORI एक सीक्वेंस होता है, ORI सीक्वेंस होता है जो कि रिप्लिकेशन को स्टार्ट करता है, रिप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, एंड एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड होता है इसी ORI से। एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए लिंक्ड विद दिस ORI सीक्वेंस एंड कैन बी मेड रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, और फिर ये होस्ट सेल के साथ अपने आप को भी रिप्लिकेट कर देता है। ORI सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए। तो अगर पूछा जाए कि कंट्रोल द कॉपी ऑफ लिंक डीएनए किस वजह से ये होता है, ये इसकी वजह से इसको कंट्रोल कौन करता है, मतलब कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए को कंट्रोल करता है ORI साइट। तो वेक्टर के पास एक ORI साइट होती है, यानी प्लाज्मिक वेक्टर या बैक्टीरियोफेज वेक्टर, व्हाटएवर कोई भी वेक्टर हो, बैक या कॉस्मिक कोई भी वेक्टर हो, उसके पास ORI साइट होती है। उसी ORI साइट से जाके एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए लिंक करता है, और जब लिंक करता है, जब ये कई सारी इसकी मल्टीपल कॉपी बनती है, तो साथ ही साथ उस एलियन डीएनए की मल्टीपल कॉपी बन जाती है। सिलेक्टेबल मार्कर एक अनदर फीचर होता है किसका, वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर का। सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये क्या करता है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर देता है, और जो ट्रांसफॉर्मेंट होता है उसको क्या करता है, उसकी ग्रोथ को परमिट कर देता है, उसको सिलेक्ट करके उसकी ग्रोथ को परमिट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि जब एलियन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस होता है होस्ट सेल के अंदर, एलियन पीस ऑफ डीएनए, या ऐसा बोलो कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए जब आप प्लाज्मिक के साथ ऐड कर दिए हो, ज्वाइन कर दिए हो, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, जरूरी नहीं को बैक्टीरिया ही हो, होस्ट बैक्टीरिया ही हो, जरूरी नहीं कि होस्ट यहाँ पे बैक्टीरिया ही हो, प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, ईस्ट भी हो सकता है। तो अगर ये पीस ऑफ डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया तो वो हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्टेबल मार्कर क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, और ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ को परमिट कर देगा। अब यहाँ पे जो सिलेक्टेबल मार्कर है, सिलेक्टेबल मार्कर जो है कौन से, एंटीबायोटिक, एक्चुअली में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है वही सिलेक्टेबल मार्कर होता है, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरोफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई के लिए। यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर, कंसीडर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। अनदर फीचर है क्लोनिंग साइट का, दैट इज अनदर फीचर है क्लोनिंग वेक्टर का, व्हीकल डीएनए या क्लोनिंग वेक्टर का, या वेक्टर डीएनए का क्लोनिंग साइट ऐसी को बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, क्लोनिंग साइट या रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं इसको। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू या प्रीफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये क्लोनिंग साइट जो होती है, क्लोनिंग साइट को रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। तो क्लोनिंग साइट जो होती है वो वेक्टर में एक से अधिक होती है, मोर देन वन होती है। कॉमनली यही रिस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, पहले रिकॉग्नाइज करता है, फिर वहीं से डीएनए को कट करता है। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर, अगर एक वेक्टर में एक से अधिक रिकॉग्निशन साइट है तो कई सारे फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, उस वेक्टर के कई सारे फ्रेगमेंट जनरेट होंगे, और जिससे जीन क्लोनिंग में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर एक वेक्टर में कई सारे रिकॉग्निशन साइट हैं या क्लोनिंग साइट है तो वो अच्छा वेक्टर माना जाएगा, लेकिन डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए होने चाहिए। जैसे इस फिगर में इस जो PBR322 वेक्टर है, जो क्लोनिंग वेक्टर है, ये जो वेक्टर है PBR322, इसमें क्या है कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक रिकॉग्निशन साइट होता है, रिस्ट्रिक्शन साइट होता है। तो यहाँ पे हिंड थर्ड के लिए ये है हिंड थर्ड, क्लाव फर्स्ट के लिए रिकॉग्निशन साइट ये रहा, बाम H1 के लिए रिकॉग्निशन साइट ये रहा, क्लोनिंग साइट या बोल लो, साल1 के लिए क्लोनिंग साइट ये रहा, PVU सेकंड के लिए क्लोनिंग साइट ये रहा, और PST1 के लिए क्लोनिंग साइट यहाँ पे। ऐसे हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अपना एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और एक क्लोनिंग साइट होती है। लेकिन यहाँ पे जो कई सारे क्लोनिंग साइट है ये डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए है, तो ये ठीक है। लेकिन अगर एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कई सारी क्लोनिंग साइट हो जाए तो फिर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी जीन क्लोनिंग में, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन किसके लिए, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ये बाम H1 और साल1, बाम H1 और SAL1 साल1, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास ये दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन साइट है। एम्पिसिलिन AMPR का मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के में क्या है, PST1 और PVU फर्स्ट है, ये ध्यान रखना है। सपोज दैट अगर हम बाम H1 से अगर इस साइड को कट कर दें, बाम H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस साइड को कट कर दें, जब ये साइड कट होगी तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कट हो जाएगी, यानी कि इस वेक्टर के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये नहीं रही, ये क्या होगी, ये लॉस कर दी, सिर्फ इसके पास एम्पिसिलिन है। तो एनसीईआरटी में यही यहाँ पे लिख रखा है एग्जाम्पल में। अगर आपने क्या किया कि यू कैन लाइगेट फॉरेन डीएनए एट द बाम H1 साइट पे, बाम H1 साइट जिसके पास जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की साइट है, अगर वेक्टर PBR322 पे आप फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिया बाम H1 साइट पर, तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लाज्मिड PBR322 प्लाज्मिड है ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को लॉस कर देगा, क्योंकि वो कट हो गया, उस टुकड़े में हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जो टुकड़े में होगा वहाँ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन की जगह पे क्या आ गया, फॉरेन डीएनए आ गया। बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन द टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम।
देखो यहाँ पे इंसर्ट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइन लिख रखी है। ट्रांसपाइलेट और ट्रांसफार्मेंट का मतलब समझो। ट्रांसफार्मेंट का मतलब होता है कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर, चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, चाहे रिकॉम्बिनेंट हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, अगर वो होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल मतलब चाहे बैक्टीरिया सेल हो, चाहे प्लांट, चाहे एनिमल, चाहे कोई भी होस्ट सेल, अगर उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर गया, अगर उसके अंदर वो घुस गया, तो वो ट्रांसफार्मेंट सेल हुआ। अब ट्रांसफार्मेंट में वो रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट भी हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट भी होस्ट सेल के अंदर घुस सकता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी होस्ट सेल के अंदर इंटर कर सकता है। तो ट्रांसफार्मेंट का मतलब, ट्रांसफार्मेंट में दोनों आएंगे। ट्रांसफार्मेंट में आएगा आपका रिकॉम्बिनेंट भी आएगा और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी आएगा, ये दोनों ट्रांसफार्मेंट है। नॉन ट्रांसफार्मेंट का मतलब क्या होता है? घुसा ही नहीं। आपका जो फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए है, आप जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो होस्टल के अंदर एंटर ही नहीं किया ना, होस्टल के अंदर एंटर नहीं किया, तो क्या हुआ? नॉन ट्रांसफार्मेंट हो। आप ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो नॉन ट्रांसफार्मेंट की यहाँ बात ही नहीं करनी है। यहाँ ट्रांसफार्मेंट की बात करनी है, और ट्रांसफार्मेंट में भी क्या क्या बात करनी है? एक तो रिकॉम्बिनेंट और दूसरा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ट्रांसफार्मेंट जो है ग्रोइंग ऑन द एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, फिर इसको ट्रांसफर किया गया टेट्रासाइलिन कंटेनिंग मीडियम में। तो अगर ट्रांसफार्मेंट रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफार्मेंट है, तो वो ग्रो करेगा किसमें? एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में, लेकिन टेट्रासाइलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो नहीं करेगा। बट अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि एलियन डीएनए वेक्टर, एलियन डीएनए भी इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है वेक्टर में। तो अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफार्मेंट है, तो वो ग्रो करेगा दोनों पे, दोनों एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रो करेगा और एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में ग्रो करेगा। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन द सेलेक्टिंग द ट्रांसफार्मेंट अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन गेट इनएक्टिवेटेड टू द इंसर्शन ऑफ द एलियन डीएनए। तो एलियन डीएनए की वजह से जो है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या हो जा रहा है? इनएक्टिवेट हो जा रहा है। फिर से इस फिगर को देखिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी ने चूंकि बाम H1 साइट पे एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया है, बाम H1 साइट पे एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ पे बाम H1 साइट था, ये कहाँ पे था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन पे था। तो यहाँ पे अगर हम एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, इसको कट करना पड़ेगा, एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने के, जब भी कट करेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन कट हो जाएगा। तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो गया? इसका क्या हो गया? एलियन डीएनए की इंसर्शन की वजह से ये इनएक्टिवेट हो गया। ऐसे अगर हम कोई जीन ऐसा एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं PST1 या PBU फर्स्ट पे, तो क्या करता है? PB फर्स्ट इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को कट करता, तब एलियन डीएनए यहाँ पे आके ऐड होता ना। तो ये क्या हो जाता है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो जाता है यहाँ पे इस केस में? क्या हो जाता है? इनएक्टिवेट हो जाता है। बट एनसीईआरटी ने आपके बाम H1 पे बताया, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका बताया ही नहीं है। यहाँ पे एक दूसरा तरीका है कि हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब अगर हमने वेक्टर यानी कि प्लाज्मिड में वेक्टर डीएनए में अगर एलियन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वो हो जाएगा क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इससे क्या होता है? रिजल्ट क्या आता है? इनएक्टिवेशन हो जाता है, इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसाइज ऑफ दिस एंजाइम। तो जो एंजाइम बना बीटा गैलेक्टोसाइड कौन बनाता है? लैग जेड बनाता है। तो लैग जेड क्या हो जाएगा? फॉरेन डीएनए के इंसर्शन की वजह से ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये जीन लैग जेड जीन जो है इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम सिंथेसाइज नहीं हो पाएगी। विच इज रिफर्स टू, इसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव द ब्लू कलर कॉलोनी कब देगा? लेकिन कब देगा? जब प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव इंसर्ट, जब प्लाज्मिड जो होता है उसके अंदर कोई एलियन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है, तब। जब एलियन डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ है, इससे क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ द इंसर्ट अगर लेकिन इंसर्शन हुआ है, तो उससे क्या होगा कि इन द इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइड जीन, इससे क्या हो जाएगा कि बीटा गैलेक्टोसाइड जो बनाने वाला जीन है उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा। और क्या बनेगा तब? जो कॉलोनी बनेगी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, व्हाइट कलर की कॉलोनी बनेगी, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, अगर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी बन रही है तो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा? ब्लू कलर। ये ध्यान रखना है, ब्लू कलर प्रोड्यूस करेगा। वेक्टर फॉर द क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे प्लांट एंड एनिमल जो है, यहाँ पे होस्ट एनिमल और प्लांट क्या होते हैं? होस्ट का काम करेंगे, यहाँ पे होस्ट का काम करेंगे। तो अगर हमको ट्रांसफरिंग करनी है जीन का प्लांट और एनिमल में फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस से, तो बैक्टीरिया एंड वायरस से करेंगे। तो यहाँ पे बैक्टीरिया एंड वायरस विच इज नोन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल बैक्टीरिया कौन सी है? एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेसियस। एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेसियस बैक्टीरिया है जो कि ट्रांसफर करिए किसमें? पीस ऑफ डीएनए को किसमें ट्रांसफर करेगी? ये प्लांट में। तो एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेसियस बैक्टीरिया जो कि डाइकाट प्लांट के लिए पैथोजन होती है, ये पीस ऑफ डीएनए को डिलीवर करती है एज ए टीडीएनए में, टीडीएनए टू ट्रांसफर द नॉर्मल प्लांट सेल इनटू द ट्यूमर एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लांट में अगर हम एलियन डीएनए को ट्रांसफर कराना है, तो उसमें बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेसियस का यूज करते हैं, टीडीएनए, इसको बोलते हैं टीडीएनए। ओके। एनिमल में वायरस होता है, तो एनिमल में कौन सा होता है? रेट्रोवायरस होता है। इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेसियस, ये बैक्टीरिया जो एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेसियस है, इसका जो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, हैव नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर विच इज नो मोर पैथोजेनिक। अभी पैथोजेनिक नहीं है टू द प्लांट, बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू द वैरायटी ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट में अगर हम फॉरेन डीएनए को या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अगर हमको क्या करना है? डिलीवर करना है, तो हम टीआई प्लाज्मिड का यूज करेंगे, जो कि एग्रोबैक्टीरियम टीमिफेसियस का प्लाज्मिड बनाया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का यूज करके हम जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए को प्लांट में क्या करेंगे? डिलीवर कर सकते हैं। ऐसे एनिमल के लिए होता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस हैव आल्सो बीन disarmed and now used to deliver the desirable gene बोलो, फॉरेन जीन, एलियन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमल सेल में। किसकी हेल्प से? रेट्रोवायरस की हेल्प से, जो कि एक डिसआर्म्ड हो, जो अब ये क्या है कि डिसआर्म्ड है। तो हो गया प्लांट और एनिमल का वेक्टर।
कॉम्पिटेंट होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे होस्ट को हम क्या करेंगे, कॉम्पिटेंट बनाएंगे। होस्ट क्या है, होस्ट यहाँ पे दिया डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, निगेटिवली चार्ज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल है, यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर हमको क्या करना है, इसको इंट्रोड्यूस करना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो बैक्टीरिया क्या होती है, बैक्टीरिया की सेल, बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसमें होता है मछली क्या होता है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड होती है। तो वाटर को तो लिपिड क्रॉस नहीं कर पाएगा, वाटर जो है लिपिड को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कॉम्पिटेंट है इसको क्या करना पड़ेगा, ताकि डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप कर ले बैक्टीरिया। तो इसके लिए बैक्टीरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, वो ये जो बैक्टीरिया हमने होस्ट बैक्टीरिया लिया है तो कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये कैसे होगा, इसको ट्रीट किया जाएगा कैल्शियम आयन से, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कटायन दैट इज द कैल्शियम आयन से ट्रीट किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज एफिशिएंसी विथ विच डीएनए इंटर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंटर द बैक्टीरिया सेल, किसके थ्रू, थ्रू द पोर इन द सेल, पोर इन सेल, बैक्टीरिया की सेल वाल में पोर बन जाते हैं, जिसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर इंटर कर जाएगा। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया सेल इंटर कर गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू द सच सेल बाय इनक्यूबेटिंग द सेल। पहले क्या करेंगे विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पहले इसको आइस पे रखेंगे, पहले आइस पे रखेंगे, फिर इसको हीट साफ देंगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड का, अगेन इसको आइस पे दोबारा रखेंगे। अब क्या है कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया आराम से रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप कर लेगी। तो इस प्रकार से मैंने बैक्टीरिया होस्ट सेल को, हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरिया होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना लिया ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को टेकअप कर ले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप, यही तरीका आती है कि आप होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपने भी क्या रखा था, आइस पर रखा था, फिर हीट साफ दिया था, फिर आइस पर रखा था बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। इसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन है, बायोइलास्टिक जीन गन है, उसके बाद डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर है। माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए होता है, एनिमल सेल के, एनिमल न्यूक्लियस के एनिमल सेल में डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद द हेल्प ऑफ माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से। दूसरा बायोइलास्टिक जीन गन, ये होता है प्लांट के लिए, ये होता है सुटेबल प्लांट के लिए। इसमें क्या किया जाता है, हाई वेलोसिटी के साथ बम्बार्ड किया जाता है माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन का, गोल्ड और टंगस्टन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको कोड कर दिया जाता है, किसके साथ, गोल्ड और टंगस्टन के साथ कोड करके हाई वेलोसिटी से बम्बार्ड किया जाता है प्लांट की सेल में। तो ये भी दूसरा तरीका हो गया किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने का। एंड लास्ट एक मेथड है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर का क्या किया जाता है, होस्ट सेल को इन्फेक्शन करवाया जाता है, जिससे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या करना है, पहले तो आपका डीएनए का आइसोलेशन करना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करोगे, डीएनए को आइसोलेट करोगे, फिर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाय द रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, जो भी रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस उससे आपको डीएनए को कई छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लोगे। जब आपने फ्रेगमेंट बना लिया तो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, जो भी डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसको आइसोलेट करोगे, कैसे, जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस से, एग्रोजेल इलेक्ट्रो प्रोसेस से उसको आइसोलेट करोगे। और भी तरीके होते हैं, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट में एग्रोजेल इलेक्ट्रो प्रोसेस एडीएस पे होता है, और ठीक है, तो कई से तरीके होते हैं, लेकिन अभी आइसोलेशन करोगे आप डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट का, किसके थ्रू, एग्रोजेल इलेक्ट्रो प्रोसेस से। फिर जब आपने आइसोलेट कर लिया, फिर लाइगेशन करोगे डीएनए फ्रेगमेंट का वेक्टर के साथ, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से। फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपने बना लिया है कि इसको फिर ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल में इसको ट्रांसफर करोगे ताकि मल्टीपल कॉपी बन सके। फिर कल्चरिंग द होस्ट सेल इन दैट मीडियम एट ए लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। आप फिर होस्ट सेल का कल्चरिंग करोगे लार्ज स्केल मीडियम में, उसके बाद फिर आप डिजायर्ड प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करोगे, फिर उसको सेलिंग कर दोगे मार्केट में, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल हुआ है उसको मार्केट में वो कर दोगे। तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसीजर। आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए। डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इट नीड टू बी इन प्योर फार्म, हमको डीएनए प्योर फार्म में चाहिए, अदर मैक्रोमोलेक्यूल्स में नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर आप डीएनए को लेकर, डीएनए के साथ साथ सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, डीएनए इनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज द डीएनए। डीएनए के साथ क्या क्या आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और लिपिड्स भी होंगे। इन सबको क्या करना है कि रिमूव करना है। दिस कैन बी अचीव बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरिया सेल, प्लांट या एनिमल सेल विद द एंजाइम सच एज। अब अगर बैक्टीरिया की सेल लिए हैं तो बैक्टीरिया की सेल लाइसोजाइम लगाएंगे, लाइसोजाइम। एंड प्लांट सेल है तो प्लांट की सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, तो सेलुलोज से ट्रीट करेंगे तो सेल वाल रिमूव होगी। फंगस जो होता है उसकी सेल वाल काइटिन की बनी होती है, तो काइटिन से उसकी सेल वाल को रिमूव करेंगे। तो इसके जब सेल वाल को रिमूव कर दिया गया, फिर उसके बाद आरएनए भी रहता है तो आरएनए को आरएनए से राइबोन्यूक्लियस से रिमूव कर देंगे। प्रोटीन भी रहता है तो प्रोटीन को प्रोटीज से रिमूव कर देंगे। लिपिड रहेगा तो उसको लाइपेजेस से रिमूव कर देंगे। जो भी मैक्रोमोलेक्यूल रहेगा तो हमको प्यूरीफाइड डीएनए, जो अप्रोप्रिएट प्यूरीफाइड डीएनए है उसको क्या हो जाएगा, अगर वो फॉर्म हो जाएगा फिर उसको चिल्ड इथेनॉल से क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल ऐड करके प्रेसिपिटेट कर लेंगे प्यूरीफाइड डीएनए का, प्रेसिपिटेट कर लेंगे। अब यहाँ पे कटिंग डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन, दोबारा वही रिपीट कर रहा है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है डाइजेशन करता है किसका, प्यूरीफाइड डीएनए का, प्यूरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल का ऑप्टिमम कंडीशन पे। हर एक स्पेसिफिक एंजाइम का ऑप्टिमम कंडीशन होता है। एग्रोजेल इलेक्ट्रो प्रोसेस से जो भी एंजाइम का फ्रेगमेंट है, एग्रोजेल इलेक्ट्रो प्रोसेस क्या करता है, चेक करता है प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की प्रोग्रेस को कौन चेक करता है, एग्रोजेल इलेक्ट्रो प्रोसेस, क्योंकि इसी प्रोसेस से हम डीएनए के फ्रेगमेंट को रिजॉल्व या सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द फ्रेगमेंट। डीएनए चूंकि नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, मतलब एनोड की तरफ मूव करेगा ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रो प्रोसेस। जॉइनिंग ऑफ डीएनए लाइगेज से करेंगे, जब जॉइनिंग हो जाएगी डीएनए की तो बनेगा क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, जो डीएनए का फ्रेगमेंट था यानी एलियन डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए से बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। Amplification of the gene of interest using the PCR. PCR stand for the polymerase chain reaction. PCR stand for the polymerase chain reaction. इसको इन्वेंट किसने किया था, कैरी एंड मूलिस ने इसको इन्वेंट किया था। इसमें क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपी ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस की जाती है, सिंथेसाइज की जाती है इन विट्रो इन यूजिंग द स्मॉल सेट ऑफ द प्राइमर एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे जो सेट है प्राइमर है स्मॉल केमिकली सिंथेसाइड न्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन ऑफ द डीएनए।
एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कौन होता है? टैग पॉलीमरेज होता है, जो कि थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि थर्मोसिक्वेटिक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। और ये जो एंजाइम होता है एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस्ड डिनेचरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये हाई टेम्परेचर पे भी क्या रहता है? एक्टिव रहता है। जिस टेम्परेचर पे डीएनए का डिनेचरेशन हो जाएगा उस टेम्परेचर पे भी ये एंजाइम एक्टिव रहता है। एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंटेड डिजायर्ड कैन नाउ यूज टू लाइगेट विद ए वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। तो ये पीसीआर का स्टेप होता है। 3 स्टेप में पीसीआर कंप्लीट होता है। एनिलिंग, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो जो डीनेचुरेशन होता है, डीनेचुरेशन जो होता है इसमें हीट के इसमें जो टेम्परेचर होता है डीनेचुरेशन स्टेप का टेम्परेचर होता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड। 94 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिलिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा क्या किया जाता है, यहाँ पे टेम्परेचर को डाउन किया जाता है 40 डिग्री 52 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से एक्सटेंशन में भी टेम्परेचर हाई किया जाता है 72। तो टेम्परेचर ध्यान होना चाहिए। डीनेचुरेशन का 94 होता है, एनिलिंग का 52 होता है, एक्सटेंशन का 72 होता है। 52 72 94 94 52 72 डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। Now let's talk about insertion of the recombinant DNA into the host cell या organism। तो होस्ट सेल बैक्टीरिया ईस्ट प्लांट या एनिमल सेल में कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे, इंसर्शन करेंगे, वो मेथड हम आगे इसके पहले देख भी चुके हैं। खैर यहाँ पे बस इतना बता रखा है कि कई तरीके होते हैं, कई सरल मेथड होते हैं लाइक डीएनए को रिसिपिएंट सेल में इंट्रोड्यूस करने का। रिसिपिएंट सेल मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेरिंग ए जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन ट्रांसफर इनटू द यूकेरियोट। यहाँ पे बता रखा है सेलेक्टर मार्कर के बारे में। सेलेक्टर मार्कर क्या करता है कि ट्रांसफार्मेंट को ग्रो करने देता है, ट्रांसफार्मेंट को ग्रो करने देता है, और जो अनट्रांसफार्मेंट रेसिपिएंट सेल होती है उसको डाई कर देता है बस। ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फॉरेन जीन से प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन करेंगे? इफ एनी प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होती है? तो एनी प्रोटीन इनकोडिंग द जीन इज एक्सप्रेस्ड इन द हेटेरोलॉगस होस्ट, इट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी ग्रो ऑन द स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी में क्या करते हैं कि स्मॉल स्केल पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ग्रो करवाते हैं। तो उससे क्या है कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में अगर प्रोडक्ट ऑप्टेन करना है तो यहाँ पे सेल कैन आल्सो मल्टीप्लाई इन द कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम, जहाँ पे यूज मीडियम इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड वाइल फ्रेश मीडियम एडेड फ्रॉम द अदर टू मेंटेन द सेल इन देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट अचीव लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पे इस टाइप की कल्चरिंग मेथड होती है, इस टाइप की कल्चरिंग मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में, लार्ज बायोमास लीडिंग टू हायर यील्ड ऑफ द डिजायर्ड प्रोटीन। इसमें हायर डिजायर्ड प्रोटीन का हायर यील्ड होगी और लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बायो रिएक्टर होता है। तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कन्नाट, अगर स्मॉल वॉल्यूम कल्चर है तो कन्नाट द अप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो अप्रिशिएबल क्वांटिटी में प्रोडक्ट तो नहीं यील्ड होगी स्मॉल वॉल्यूम कल्चर में। तो इसके लिए एक लार्ज क्वांटिटी, अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे बायो रिएक्टर का डेवलपमेंट किया गया। इसकी वॉल्यूम कितना होता है? 100 से 1000 लीटर, 100 से 1000 लीटर। बायो रिएक्टर एक वेसल होता है जिसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। बायोलॉजिकली क्या करता है, ये रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें इंडिविजुअल एंजाइम यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन सेल। बायो रिएक्टर प्रोवाइड कराता है ऑप्टिमल कंडीशन। अब कौन कौन सी कंडीशन बायो रिएक्टर प्रोवाइड कराता है ताकि हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सके डिजायर्ड प्रोडक्ट को बाय प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, साल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन। इतनी जो कंडीशन है, इस सबको ऑप्टिमल कंडीशन बना के रखता है बायो रिएक्टर ताकि इससे डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सके। मोस्ट कॉमनली जो बायो रिएक्टर यूज होता है वो स्टीरिंग टाइप का बायो रिएक्टर यूज होता है। बायोरिएक्टर के पास क्या क्या है? तो एक एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फॉर्म कंट्रोल सिस्टम है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, पीएच कंट्रोल सिस्टम है, एंड सैम्पलिंग पोर्ट टू द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर कैन बी विथड्रॉन पीरियडिकली। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग आफ्टर द कंप्लीशन बायोसिंथेटिक फेज के कंप्लीट होने के बाद जो प्रोडक्ट एक सीरीज ऑफ प्रोसेस से होकर गुजरने के बाद ये अभी प्रोडक्ट रेडी हो गया फॉर मार्केटिंग के लिए एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसमें जो प्रोसेस इंक्लूड है डाउनस्ट्रीम में सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन कलेक्टिवली इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में 2 प्रोसेस इंक्लूड है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है उस प्रोडक्ट में सूटेबल प्रिजर्वेटिव को क्या करके मिला के फार्मुलेट करके इस फार्मुलेशन को क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। अगर ड्रग का केस है तो अगर मान लीजिए वैक्सीन या ड्रग का केस है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा पहले। फिर स्ट्रिक्टली उसके बाद फिर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाएगी हर एक प्रोडक्ट की। उसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो होता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये वेरी करता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट चैप्टर का चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्यूटिक्स में एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी किसी में थेरेप्यूटिक्स में, डायग्नोस्टिक में, जीनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप में है, जो एग्रीकल्चर के लिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप यूज की जाती हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है। प्रोसेस्ड फूड का, बायो रेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, इन सभी एरिया में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट है कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली ए माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम। सेकंड, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट के लिए इंजीनियरिंग के थ्रू एक ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट की जाए कैटलिस्ट टू एक्ट। एंड थर्ड, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और प्यूरिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड।
बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे, 3 ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं जैसे कि इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज हो सके। एक तो एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एंड सेकंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, एंड थर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवोल्यूशन इस चीज़ में तो सक्सेस हो गया कि ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, बट ये इनफ नहीं था। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन जिस हिसाब से ग्रो कर रही थी उसके फीड के लिए ये इनफ नहीं था। इंक्रीजिंग ईल्ड पार्सली ड्यू टू द यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी, जो ये ईल्ड जो इंक्रीज हुआ इसकी वजह ये थी कि इंप्रूव क्रॉप वैरायटी का यूज किया गया एग्रीकल्चर में, मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ द एग्रोकेमिकल लाइक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। बट ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जो टेक्निक थी, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक ये फेल हो गई, ये फेल्ड थी। सफिशिएंट जितना डिमांड था फूड का उसको प्रोवाइड करने में फेल हो गई। उसके बाद इसके एक अनदर टेक्नोलॉजी आई जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर डेवलप हुई। इट वाज लर्न साइंटिस्ट ड्यूरिंग द 1950 एक्स प्लांट से अगर होल प्लांट जनरेट हो रहा है, होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम द एक्स प्लांट, दैट एक्स प्लांट मीन्स एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोथ इन द टेस्ट ट्यूब अंडर द स्टेराइल कंडीशन इन द स्पेशल न्यूट्रिशन मीडियम। दिस कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट या एनी एक्स प्लांट, दैट इज कॉल्ड द टोटीपोटेंसी। यहाँ पे 3 टर्म है, टिश्यू कल्चर है, एक्स प्लांट है और टोटीपोटेंसी है। एक्स प्लांट का मतलब प्लांट का जो प्लांट के किसी भी पार्ट से अगर होल प्लांट रीजनरेट हो रहा है तो उस प्लांट के पार्ट को बोलेंगे एक्स प्लांट है। जिस प्लांट से पूरा होल प्लांट रीजनरेट हो रहा है वो पार्ट है एक्स प्लांट है। और एनी पार्ट ऑफ द प्लांट जो एक्स प्लांट मतलब एनी पार्ट ऑफ प्लांट मतलब जो एक्स प्लांट हम लिए हैं उसको ग्रो करवाएंगे कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में। और उस ट्यूब में स्टेराइल कंडीशन होगी और एक स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम रखा जाएगा टेस्ट ट्यूब में, जिसमें हम एक्स प्लांट को रखेंगे और उस प्लांट से होल प्लांट रीजनरेट हो जाएगा। और ये जो कैपेसिटी होती है होल प्लांट एक्स प्लांट के पास पूरी रीजनरेट करने की, होल प्लांट रीजनरेट की जो कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। ये किसके पास होती है, एक्स प्लांट के पास होती है। तो टोटीपोटेंसी होगी। अब इसके बाद जो न्यूट्रिएंट मीडियम में जो ये न्यूट्रिएंट मीडियम स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम है जिस पे एक्स प्लांट ग्रो करके होल प्लांट को रीजनरेट कर रहा है, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या रहेगा, कार्बन सोर्स रहेगा जैसे कि सुक्रोज रहेगा, इनऑर्गेनिक साल्ट, विटामिन, अमीनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर लाइक ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन रहेगा। इस टेक्निक की वजह से टिश्यू कल्चर टेक्निक की वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन में लार्ज नंबर में प्रोपगेशन कर सकते हैं हम प्लांट का। ये जो मेथड है कि प्रोड्यूसिंग 1000 ऑफ द प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर इन ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वेयर ग्रोन, दैट इज दे कॉल्ड द सोमा क्लोन्स। क्योंकि जो भी ये प्लांट जनरेट हुए हैं ये ओरिजिनल प्लांट के जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे सोमा क्लोन्स। मेनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल, ये सब प्रोड्यूस किए गए हैं कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस किए गए इस मेथड का यूज़ करके। अच्छा, मेरिस्टेम में जो होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक्सिलरी मेरिस्टेम, ये क्या होता है, वायरस फ्री होता है क्योंकि इसमें डिवीजन बहुत फास्ट होता है, इसलिए इस रीजन में मेरिस्टेम जोन में वायरस ग्रो नहीं कर पाते हैं, वायरस इस मेरिस्टेम टिश्यू को या मेरिस्टेम सेल को इन्फेक्शन नहीं कर पाते हैं। कैन रिमूव द मेरिस्टेम एंड ग्रो इन विट्रो टू ऑब्टेन द वायरस फ्री प्लांट। साइंटिस्ट जो सक्सीड हुए हैं कल्चरिंग मेरिस्टेम ऑफ बनाना, शुगरकेन और पोटैटो का जो है सक्सेसफुल इन मेरिस्टेम का सक्सेसफुल कल्चरिंग किया गया है किसके द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा। व्हाट इज द सोमेटिक हाइब्रिड। तो सोमेटिक हाइब्रिड में क्या करते हैं, दो डिफरेंट वैरायटी के प्लांट लेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट जिसके पास डिजायरेबल कैरेक्टर होगा, उसके प्रोटोप्लास्ट को क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे तो जिससे बनेगा हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। फर्दर ग्रोन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट, और ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है ये फर्दर ग्रो करके एक न्यू प्लांट दे देगा, और इस न्यू हाइब्रिड प्लांट बनेगा, इसी टेक्निक को बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिड, और प्रोसेस को बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट लिए थे हम दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट के, प्रोटोप्लास्ट कैसे आइसोलेट किया गया, दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट के जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया, कैसे करेंगे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट। तो प्रोटोप्लास्ट के सराउंडिंग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और उससे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट की सेल है तो प्लांट की सेल में होता है सेल वॉल। तो पहले तो क्या करेंगे हम सेल को आइसोलेट करेंगे, प्लांट की सेल को आइसोलेट करेंगे, फिर उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करवाएंगे, प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है, सेलुलोज एंजाइम से डाइजेस्ट करवा देंगे, तो क्या बचेगा, आइसोलेटेड नेक्ड प्रोटोप्लास्ट बचेगा, और ये प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा, और इसी आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट को क्या करवा देंगे, फिर फ्यूज करवा देंगे तो बनेगा हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट, और यही हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट एक न्यू प्लांट जनरेट करेगा, और इस टेक्निक को बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिड, और प्रोसेस को बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब एक सिचुएशन को यहाँ पे इमेजिन की करवाया गया है कि अगर प्रोटोप्लास्ट टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट और पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट दोनों को फ्यूज कर दें फिर उसको ग्रो करवाएं तो एक न्यू हाइब्रिड प्लांट बनेगा। मतलब यहाँ पे टोमेटो का प्रोटोप्लास्ट और पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट को कंबाइंड किया गया है, एक कंबाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक आएगा, और इससे जो फॉर्मेशन होगा रिजल्टिंग फॉर्मेशन है तो पोमेटो का फॉर्मेशन हो जाएगा। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, अगर हम ऑर्गेनिज्म को कोई भी ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एनिमल हो, अगर उसकी जीन को अल्टर कर दें बाय मैनिपुलेशन से तो उसको बोलेंगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। प्लांट जो जीएम प्लांट होते हैं, जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन द मेनी वे। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है कि वो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से क्या फायदा है कि ये क्या करेगा, क्रॉप को मोर टॉलरेट कर देगा एबायोटिक स्ट्रेस। एबायोटिक मतलब एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि कोल्ड, ड्रॉप, साल्ट, हीट, अगर सूखा हो गया या कोल्ड है, साल्ट है तो उसको क्या क्रॉप टॉलरेट कर लेगी, इजीली टॉलरेट कर लेगी जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होगी। और जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप रिड्यूस द रिलियंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हो जाएगी, हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस। और जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप होती हैं उन पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई के बाद नुकसान होता है वो नुकसान कम होगा जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप में। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय द प्लांट, जो प्लांट यूज करते हैं मिनरल्स को उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनहांस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द फूड, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप जो होती है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहांस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है उसकी।
जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, ये चूंकि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन बायो एग्रीकल्चर में जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें एक प्रोडक्शन ऑफ द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को इसका थोड़ा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, अगर हम क्या करेंगे कि अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है बेसिलस thuringiensis से, बीटी जिसको स्टार्टिंग बोलते हैं। बीटी टॉक्सिन जीन जो है ये बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन द प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट विदाउट द नीड बिना यहाँ पे अब इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट के अंदर क्या कर दिया गया है, बीटी टॉक्सिन जीन को क्लोन कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि इंसेक्टिसाइड की नीड नहीं होगी किल करने के लिए इंसेक्ट को। एग्जाम्पल यहाँ बीटी कॉटन, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। तो बीटी कॉटन सम स्ट्रेन ऑफ द बैसिलस thuringiensis से प्रोड्यूस द प्रोटीन, सम स्ट्रेन ऑफ द जो स्ट्रेन होता है कुछ बैसिलस thuringiensis की स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन, और ये प्रोटीन किल करता है सर्टेन इंसेक्ट को, सभी इंसेक्ट नहीं, कुछ इंसेक्ट स्पेसिफाइड इंसेक्ट को किल करेगा, जैसे लेप्टोप्टेरन, कोलियोप्टेरन, ये ऑर्डर है, लेप्टोप्टेरन, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। लेप्टोप्टेरन्स में टोबैको बर्डवर्म एंड आर्मी वर्म, कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स, डिप्टेरन्स में फ्लाइज एंड मस्कीटो, इनको किल करेगा बैसिलस thuringiensis की स्ट्रेन से प्रोड्यूस होने वाला प्रोटीन। बैसिलस thuringiensis होता है, बैसिलस thuringiensis बनाता है प्रोटीन क्रिस्टल, जो प्रोटीन क्रिएट करता है वो प्रोटीन क्रिस्टल होता है ड्यूरिंग द पर्टिकुलर फेज ऑफ द ग्रोथ। ये प्रोटीन क्रिस्टल इसमें कंटेंट्स होते हैं टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होते हैं। ये टॉक्सिन्स जो होते हैं, ये जो प्रोटीन टॉक्सिन है, ये बैसिलस thuringiensis को किल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो बीटी टॉक्सिन होता है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही इस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन को इंसेक्ट इंजेस्ट करता है, ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो कि बैक्टीरिया के गट में एल्कलाइन पीएच होता है, तो एल्कलाइन पीएच की वजह से ये इनएक्टिव टॉक्सिन क्या होता है, एक्टिव टॉक्सिन हो जाता है। और ये क्रिस्टल जो प्रोटीन क्रिस्टल होता है सॉल्युबलाइज हो जाता है, और ये एक्टिवेटिव टॉक्सिन जाके बाइंड करता है सरफेस ऑफ द मिड गट ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ इंसेक्ट, और वहाँ पे पोर क्रिएट करेगा, किसमें, इंसेक्ट के मिड गट ऑफ एपिथेलियल सेल में पोर क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा, सेल स्वेलिंग और लाइसिस करेगी, इवेंचुअली क्या हो जाएगी, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन आइसोलेट किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis से, फिर उसको सेलुलर क्रॉप प्लांट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जैसे कि कॉटन। और ये जो बीटी टॉक्सिन, मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन क्या होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बीटी टॉक्सिन अगर प्लांट में कर दे रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हो, तो कोई भी इंसेक्ट को किल कर देगा, नहीं। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। ये टॉक्सिन किस जीन से कोडेड होता है, जीन क्राई फर्स्ट एसी, क्राइस का नाम है, क्राई वर्ड क्रिस्टल से आया है। देयर आर नंबर ऑफ द एग्जांपल में यहाँ पे है प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी। ये कंट्रोल करता है कॉटन में बोलवार्म को कंट्रोल करता है, और क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, सेरल निमेटोड पैरासाइट ए वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग। यहाँ पे निमेटोड है मिलेडोगाइनी इनकोग्निसिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट, और इससे क्या होता है कि इसकी ईल्ड में, टोबैको प्लांट की ईल्ड में रिडक्शन होता है, टोबैको में रिडक्शन होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए, इन इन्फेस्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, RNAi टेक्निक, जिससे ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। RNAi टेक प्लेस ऑल यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में RNAi होता है, ये एक सेलुलर डिफेंस मेथड होता है, RNAi एक सेलुलर डिफेंस मेथड है जो कि सभी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। इस मेथड में होता है क्या, इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA, इसमें mRNA की साइलेंसिंग होती है ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंड। क्योंकि इसमें डबल स्टैंडर्ड RNA बनता है, वैसे तो DNA से सिंगल स्टैंडर्ड mRNA बनता है, लेकिन इस केस में DNA से डबल स्टैंडर्ड RNA बनता है। जब डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल बन गया, दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA। अब चूंकि mRNA से प्रोटीन बनता है ना, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड mRNA से प्रोटीन बनता है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड mRNA बना हुआ है, तो उससे प्रोटीन नहीं बन पाएगी, यानी कि ट्रांसलेशन यहाँ पे ब्लॉक हो गया, ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। इसी को बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ द mRNA। सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग RNA जीनोम आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। अच्छा, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को ही बोलेंगे ट्रांसपोजोन दैट रिप्लिकेट वाया एन RNA इंटरमीडिएट। यहाँ पे यूज करेंगे एग्रोबैक्टर, चूंकि एग्रोबैक्टीरियम पिमिफेशियंस का यूज करते थे अगर हमको कोई भी रिकॉम्बिनेंट जीन, अगर कोई फॉरेन जीन है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए होस्ट में, तो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज कर रहे हैं। निमेटोड स्पेसिफिक जीन वेर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ DNA जो कि प्रोड्यूस करेगा दोनों स्टैंड को, सेंस एंड एंटी सेंस RNA दोनों स्टैंड को, यानी कि डबल स्टैंड यहाँ प्रोड्यूस होगा। और जब डबल स्टैंड प्रोड्यूस होगा तो प्रोटीन बनेगी नहीं, तो इसी को बोलते हैं साइलेंसिंग ऑफ mRNA ऑफ द निमेटोड। जब ये हो गया तो पैरासाइट क्या आएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पैरासाइट किल हो जाएगा। तो ये हो गया, यही हमको करना था कि पैरासाइट सर्वाइव भी ना कर पाए होस्ट प्लांट के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन में क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का। तो एट प्रेजेंट टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड 30 रिकॉमेंडेड थेरेप्यूटिक्स अप्रूव्ड हैं ह्यूमन यूज के लिए, और इंडिया में 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, जो कि प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन यूज्ड फॉर द डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन का यूज किया जाता है। अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेन के शुरू में इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था, स्लाइटेड कैटल और पिक के पेनक्रियाज से आइसोलेट किया जाता था। लेकिन अब चूंकि जो ये कैटल और फिक्स हैं ये अदर अलग स्पीसीज हो गया, चूंकि आप ह्यूमन को दे रहे हो, ह्यूमन तो अलग स्पीसीज है। तो यहाँ पे जो इंसुलिन है, चूंकि ये इंसुलिन एनिमल है, क्या कैटल एंड पिग है, और ह्यूमन में आप इंटर करवा रहे होते हैं, इंसुलिन सेम टाइप की नहीं होती, इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल सोर्स से। इससे क्या होता था, पेशेंट में एलर्जी होती थी, अदर टाइप के रिएक्शन होते थे, तो इसलिए फेल हो गया। अब यहाँ पे फिर बताया गया कि इंसुलिन के 2 शार्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए चेन बी, वैसे होती हैं 3, लेकिन यहाँ पे जब मेच्योर इंसुलिन बन गया तब की बात हो रही है कि 2 शार्ट पॉलीपेप्टाइड चेन ए चेन बी होता है, और एक दूसरे से जुड़ा होता है बाय डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा।
यहाँ पे क्या है कि प्रो हार्मोन यानी कि प्रो इंसुलिन की बात की जा रही है। प्रो हार्मोन प्रो एंजाइम प्रो इंसुलिन, इसमें 3 चेन होती है, ए चेन बी चेन और एक तीसरी सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये लेकिन प्रो इंसुलिन में होती है, प्रो इंसुलिन। लेकिन अब ये प्रो इंसुलिन जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, सी पेप्टाइड चेन नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता है, रिमूव हो जाता है। मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन यूजिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इन टू मैच्योर फॉर्म। इन 1983 में इली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड द 2 डीएनए सीक्वेंस करेस्पॉन्डिंग द ए एंड बी चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन, इंट्रोड्यूसिंग देम इन द प्लाज्मिड ऑफ द ई कोलाई टू प्रोड्यूस द इंसुलिन चेन। तो इस इंसुलिन चेन प्रोड्यूस किया, चेन ए चेन बी प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म द ह्यूमन इंसुलिन। इस फिगर में आपको प्रो इंसुलिन से मैच्योर इंसुलिन बनती हुई दिख रही होगी। यहाँ पे क्या है कि प्रो इंसुलिन, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही होगी। ये रहा आपका चेन बी, ये रहा चेन ए और ये रहा चेन सी। अब यहाँ से चेन सी रिमूव कर गया, ये फिर से जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन रिमूव हो गया, तो चेन बी रहा है और ये चेन ए रहा। चेन बी और चेन ए दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड की तरह, डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गया। तो ये रहा क्या प्रो इंसुलिन, और प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो रहा है कैसे, जब सी पेप्टाइड रिमूव हो जा रहा है तो मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो रहा है। जीन थेरेपी तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो दी गई थी वो एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल्स थी। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन इन द 1990 में 4 ईयर ओल्ड गर्ल विथ एडीए डिफिशिएंसी, एडेनोसिन डीएमएनएज एंजाइम की डिफिशिएंसी थी, उसको फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी इन 1990 में। ये एंजाइम किसके लिए क्रूशियल होता है, क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन के लिए क्रूशियल होता है। एडेनोसिन डीएमएनएज एंजाइम बनाने वाली जीन का डिलीशन होने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। ये डिसऑर्डर होता है इन सम चिल्ड्रन। एडीए डिफिशिएंसी क्योर्ड होता है बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन द्वारा एक अदर मेथड है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच द फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय द इंजेक्शन। बट इन दोनों में प्रॉब्लम है, इन दोनों अप्रोच में क्या है प्रॉब्लम है कि कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। कंप्लीटली क्यूरेबल तब होगा जब ये चीज़ एट एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दी जाए, नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट क्या लिए, लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट का लिम्फोसाइट फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन द कल्चर आउटसाइड इन द बॉडी एंड फंक्शनल एडीएनए सीडीएनए इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दीज लिम्फोसाइट which are subsequently returned to the patient। फिर उसके बाद इसको रिटर्न कर दोबारा पेशेंट में दोबारा क्या कर दिया जाता है, रेट्रो वाला वेक्टर का यूज करके दोबारा वापस डाल दिया जाता है। हाउएवर दीज सेल आर नॉट इमॉर्टल, द पेशेंट रिक्वायर पीरियडिकली इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकल इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट। ये बार बार करना पड़ता है क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं इमॉर्टल नहीं होती हैं। हाउएवर अगर जीन आइसोलेट कर दिया जाए, किससे, बोन मैरो सेल से प्रोड्यूसिंग एडीए, जो एडीए प्रोड्यूस करती हैं, फिर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एम्ब्रियोनिक स्टेज में, सेल में प्रोड्यूस कर दिया जाए एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो ये परमानेंटली क्योर, फिर इसका इट कुड बी मतलब इसका परमानेंट क्योर हो सकता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या है एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी का, तो पहले तो ये देख रखा है कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिजीज का इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है तो उसका पहले तो अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए और उसकी पैथोफिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करना वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बट अभी तो अर्ली जो कन्वेंशनल मेथड था डायग्नोसिस का, उसमें क्या करते थे, सीरम एनालिसिस या यूरिन का एनालिसिस करते थे, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, इससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करें, बायोटेक्नोलॉजी जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट जैसे इलिसा, ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है। जब अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे पीसीआर जो है नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट द एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, तो पीसीआर का यूज किया जाता है एचआईवी को डिटेक्ट करने में और इसका यूज किया था डिटेक्ट द म्यूटेशन इन द जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट में जो जीन म्यूटेशन हुआ है उसको डिटेक्ट करने में पीसीआर का यूज किया जाता है। और आइडेंटिफाई अदर मेनी जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने में भी पीसीआर का यूज किया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को अगर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर दिया जाए, जिसको बोलते हैं प्रोब, इज अलाउ टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन ऑफ द सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राफी। एलिसा जो होता है ये होता है किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है। एलिसा जो होता है इन्फेक्शन बाय द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन प्रोटीन या ग्लाइकोजन प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन और बाय द डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द पैथोजन। ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब कि एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेसेस एंड एक्सप्रेस एंड द एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, इसको बोलेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे रैट है, रैबिट, पीक, सीप, काऊ एंड फिश, सब क्या है ट्रांसजेनिक एनिमल है। अब तक जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल उसमें से 95% जो है माइस है। क्या रीजन है ट्रांसजेनिक एनिमल का, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल हो। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का पहले तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट समझने के लिए कोई भी ट्रांसजेनिक एनिमल है उसमें क्या करेंगे हम उसका यूज इसलिए करेंगे ताकि स्टडी कर सकें कि कैसे जीन रेगुलेट कर रही है, किसको रेगुलेट कर कैसे नॉर्मल बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट कर रही है और डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, इस चीज़ को समझने के लिए। दूसरा डिजीज की स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। मैंने ट्रांसजेनिक एनिमल डिजाइन किया जाता है ताकि हम ये समझ सकें कि जीन का क्या कंट्रीब्यूट है डिजीज को डेवलपमेंट करने में। या कई सारे ऐसे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट करते हैं जो मेनी ह्यूमन डिजीज के लिए हैं, जैसे कि कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर डिजीज के लिए। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है। मेडिसिनल रिक्वायर्ड टू ट्रीट द सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस द यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द डीएनए और जीन विच कोड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज द, यहाँ पे दिया अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो होता है ये ट्रीट करता है एम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली ऐसे ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकेटोन्यूरिया कैन सिमिलरली अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकेटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी जो कि प्रोड्यूस करती है ह्यूमन प्रोटीन
एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोड्यूस करती है और ये मिल्क ह्यूमन अल्फा लैक्टिक एल्बुमिन रिच होता है, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो कि जो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बेबीज के लिए देन नेचुरल काउ मिल्क होता है। देन नेचुरल काउ। वैक्सीन सेफ्टी अनदर रीजन है ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने का कि वैक्सीन सेफ्टी। अगर वैक्सीन सेफ्टी चेक करनी है तो पहले तो ट्रांसजेनिक माइस क्या किया जाता है, उस पर चेक किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है कि वैक्सीन की सेफ्टी उस पर चेक की जाती है। जैसे पोलियो वैक्सीन कि जो टेस्ट किया था ट्रांसजेनिक माइस से पहले किया गया, उसके बाद उसको रिप्लेस करके मंकी पर टेस्ट किया गया, उसके बाद वैक्सीन मार्केट में लॉन्च की गई। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, तो इसमें क्या होता है कि केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग they are then exposed to the toxic substance and the effect is studied. Toxicity testing in the such animal will allow us to obtain the result in the less time. तो ये केमिकल टेस्टिंग सेफ्टिंग के लिए भी इन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ किया जाता है। इथिकल इशू इथिकल इशू में बस जीईएसी क्या होता है ये ध्यान रखना है। जीईएसी क्या होता है और बायोप्रेसी और एक बासमती राइस का। तो जीईएसी क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये क्या करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है इंडियन गवर्नमेंट का। ये डिसाइड करती है, ये इस चीज़ का डिसीजन लेती है कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड रिसर्च से रिलेटेड किस चीज़ को वैलिड करना है, किस चीज़ को वैलिड नहीं करना है, किस जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पब्लिक सर्विस के लिए यूजफुल है या उसकी सेफ्टी के लिए, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सेफ्टी पब्लिक सर्विस के लिए सेफुल है कि नहीं, मतलब जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है ये कमेटी लेती है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेता है जीईएसी। उसके बाद बासमती राइस है, जो इंडिया है, इंडिया अकेली कंट्री है जिसके पास 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस है। इंडिया एक अकेली कंट्री जिसके पास राइस की कितनी वैरायटी है, 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस है। डाइवर्सिटी ऑफ द राइस इन इंडिया ये रिचेस्ट है वर्ल्ड में। बासमती राइस जो था इंडिया में अपने जो बासमती राइस डिस्टिंक्ट फॉर अपनी यूनिक अरोमा और फ्लेवर के जाना जाता है। 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती का इंडिया में ग्रो करती हैं। लेकिन बासमती जो होता है अमेरिकन कंपनी 1997 में अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंटेड राइट ऑन द बासमती राइस थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से क्या करवा लिया, इस पर पेटेंट करवा लिया। फिर क्या की अमेरिका कंपनी ये क्या की सेल न्यू वैरायटी ऑफ बासमती को सेल करने लगी, अब्रॉड सेल की, मतलब अमेरिका के बाहर भी और यूएस में भी ये सेल करना स्टार्ट कर दी। जबकि ये जो न्यू वैरायटी ऑफ बासमती है एक्चुअली ये डिराइव्ड है इंडियन फार्मर वैरायटी से, बट इसकी बायोप्रेसी कर ली गई अमेरिका से। अब यहाँ पे बायोप्रेसी का मतलब चोरी करना होता है। बायोप्रेसी इन टर्म यूज टू रिफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्स बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट द कंपेंसेटरी पेमेंट है। मतलब अगर आप किसी भी बायो रिसोर्स का यूज कर रहे हो मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा जो भी बनाई गई है या अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिना उसके प्रॉपर ऑथराइजेशन के या विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री या पीपल कंसर्न विदाउट बिना किसी कंपेंसेटरी पेमेंट का जो पेमेंट बनता है बिना उसको दिए, तो इसको बोलते हैं, इस लेटर में किया जाता है बायोपायरेसी। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया। Today we will start chapter 8, that is microbes in human welfare. In this video we will discuss the topic first of all microbes in household product, microbes in industrial product, microbes in sewage treatment, microbes in production of biogas, microbes as biocontrol agent and finally discuss the microbes as biofertilizer. तो microbes का हम एज ए बायोफर्टिलाइजर कैसे यूज करते हैं ये देखेंगे। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में क्या है इसमें, तो अर्थ का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें मेजर कंपोनेंट तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल का तो है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग बीइंग हमको आंख से दिख जाए, जो बड़े होते हैं, जिनको जो देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको बोलेंगे हम माइक्रोस्कोप या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और जिन लिविंग बीइंग्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है उनको बोलेंगे माइक्रोब्स और ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्लियर हुई। तो अर्थ के जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उस पर मेजर कंपोनेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल ही है, माइक्रोब्स भी मेजर कंपोनेंट है अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम पे। माइक्रोब्स का जो हैबिटेट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट एवरीवेयर, यहाँ सॉयल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडी एंड दैट ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट। तो ये इसका हैबिटेट है माइक्रोब्स का। दे आर प्रेजेंट इवन एट द साइट, ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब्स उस साइट पर भी होते हैं जहाँ कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है, नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी ने, डीप इनसाइड द गीजर थर्मल वेंट, जहाँ का टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी हाई होता है। डीप इन द सॉयल, मोटी लेयर जो स्नो की मोटी लेयर होती है, सेवरल मीटर थिक लेयर जो मोटी लेयर होती है बर्फ की, उसमें भी माइक्रोब्स मिल जाएंगे। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी माइक्रोब्स सर्वाइव कर जाएंगे जहाँ का नॉर्मल लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, तो यहाँ पे माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक प्लांट, एनिमल एंड प्लांट वायरस, वायरवाइड, आल्सो प्रियॉन्स जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ये सब माइक्रोब्स की कैटेगरी में आएंगे। कुछ माइक्रोब्स को फिगर 8.1 और 8.2 में मेंशन किया गया, अभी देखते हैं। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई को ग्रो कर सकते हैं कहाँ पे, ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम पे, न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो करेंगे और बनेगा क्या, इसकी कॉलोनी बन जाएगी। और इस कॉलोनी ये जो माइक्रोब्स की कॉलोनी बनी है इसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप से इसको हम सीन कर सकते हैं। और ऐसे कल्चर किस चीज़ के लिए यूजफुल होते हैं, दिस कल्चर सच टाइप कल्चर आर यूजफुल इन स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा कल्चर क्यों बनाया जाता है, ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, साइंटिस्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकें। ओके, यहाँ ये जो ABC है ये कौन सा माइक्रोब्स है, तो ये बैक्टीरिया है। ये जो है ये राउंड शेप का बैक्टीरिया है जो बी वाला है।
ये स्फेरिकल शेप्ड का बैक्टीरिया है, और सी जो है जिसमें फ्लैजेला दिख रहा है, ये क्या है, ये रॉड शेप्ड का ये बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजेला भी है। ये भी रॉड शेप का लेकिन विदाउट फ्लैजेला का है, ये भी रॉड शेप का बैक्टीरिया इसमें फ्लैजेला है। और बीच वाला जो है ये स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है। और इधर जो फिगर है 8.2 ये वायरस का फिगर है। ए वाला जो है बैक्टीरियोफेज वायरस है, बी वाला जो है एडेनो वायरस है जो कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को कॉज करता है, एडेनो वायरस। और सी वाला जो है ये टोबैको मोज़ेक वायरस, रॉड शेप का टीएमबी वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस है। इसके नीचे जो है ये कॉलोनी तैयार की गई है बैक्टीरिया और फंजाई की। कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रो किया गया पेट्री डिश में। ये है बैक्टीरिया की कॉलोनी जिसको हम नेक डाई से देख पा रहे हैं, और ये फंगल कॉलोनी है, ग्रो करवाई गई है इन पेट्री डिश पे। तो यहाँ पे माइक्रोब जो होता है ह्यूमन बीइंग में लार्ज नंबर में डिजीज काज करता है, लेकिन दे आल्सो का डिजीज इन एनिमल और प्लांट में भी ये माइक्रोब डिजीज काज करते हैं। लेकिन ऑल माइक्रोब्स ऐसा नहीं कि हार्मफुल ही होते हैं, कुछ सेवरल ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल भी हैं, वही हम देखने वाले हैं कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं और एक किस वे में ह्यूमन के लिए यूजफुल हैं। तो यहाँ पे देखना है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट है हमारे पास कर्ड। तो कैसे यहाँ पे मिल्क से कर्ड कन्वर्ट, मिल्क जो है ये कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये लैक्टोबैसिलस जो होता है, लैक्टोबैसिलस जिसको कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ये मिल्क में ग्रो करता है और ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला हाउसहोल्ड प्रोडक्ट हो गया हमारा मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है कौन सा, माइक्रोब्स लैब। ड्यूरिंग द ग्रोथ लैब प्रोड्यूस करता है एक एसिड, और ये लैब प्रोड्यूस एसिड जो कि क्या करता है, कोगुलेट एंड मिल्क प्रोटीन को कोगुलेट करता है और पार्शली डाइजेस्ट भी करता है। स्मॉल अमाउंट अगर हम स्मॉल अमाउंट में कर्ड को अगर ऐड कर दें फ्रेश मिल्क में एज ए इन कॉलम या स्टार्टर के रूप में, जिसमें मिलियंस ऑफ लैब होते हैं, एक सुटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करेंगे और सुटेबल मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। और जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है, और कर्ड में इसीलिए बोला जाता है कि विटामिन B12 क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कर्ड में विटामिन B12 इंक्रीज हो जाता है। जो इंडिविजुअल अगर कर्ड नहीं ले पा रहा है किसी वजह से, क्योंकि कर्ड में या तो विटामिन B12 ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाती है, नहीं तो फिर मीट में ठीक ठाक अमाउंट में विटामिन B12 का अमाउंट रहता है। तो विटामिन B12 का न्यूट्रिशन क्वालिटी कर्ड की इंक्रीज हो गई, कैसे, विटामिन B12 इसमें इंक्रीज हो गया। इन आवर स्टमक लैब का एक बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये चेकिंग डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को भी चेक करता है। डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली, डोसा और इडली बनाने के लिए डफ का यूज़ किया जाता है। और ये आल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। पफ डफ अपीयरेंस जो डफ में होता है, जो पफ बनता है डफ में, वो CO2 गैस की प्रोडक्शन की वजह से होता है। सिमिलरली डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग द बेकर ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड ये भी कैसे बनता है, फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। टोडी जो कि ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया की, ये कैसे बनती है, ये पाम के सैप के फर्मेंटेशन के द्वारा बनती है। माइक्रोब्स आल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बम्बू शूट टू मेक फूड। ये जो चीज़ होती है, जो ओल्डेस्ट फूड आइटम है, इसमें भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। डिफरेंट वैरायटी की चीज़ होती है, ये अपने कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट की वजह से होती है। स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज, ये जो स्पेसिफिसिटी इसकी आ रही है माइक्रोब्स की वजह से आ रही है। यहाँ पे एक स्विच चीज़ है और एक रॉकी फोर्ड चीज़ है। स्विच चीज़ जो होती है इसमें लार्ज होल होता है, क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन होता है बाई ये बैक्टीरियम जिनका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। दूसरा जो रॉकी फोर्ड चीज़ है, ये राइपेंड बाई ये ग्रोविंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम, जो कि इसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देती है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में एक बीवरेज है, दूसरा एंटीबायोटिक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए। तो अगर हमको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में प्रोडक्शन करना है तो हमको क्या जरूरत पड़ेगी, फर्मेंटर की। फर्मेंटर क्या है, एक लार्ज ऐसा वेसल है जिसमें माइक्रोब्स ग्रो करेंगे। तो फर्मेंटेड बेवरेज, तो माइक्रोब्स का जो यूज होता है ये बेवरेज के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। बेवरेज जैसे लाइक वाइन, बियर, वेस्की, ब्रांडी, रम, ये जो बेवरेज सब्सटेंस है इनके प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ की सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो ईस्ट है फंजाई है, इसका यूज़ किया जाता है फॉर ब्रेड मेकिंग के लिए। कॉमनली इसको ब्रेवर ईस्ट बोलते हैं। इस इज यूज फॉर द फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट यूज टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इज यूज फॉर द फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल और फ्रूट जूस को क्या करेंगे फर्मेंटिंग करेंगे, जिससे क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। तो यहाँ पे क्या है टाइप ऑफ द, यहाँ पे क्या है कि जो टाइप ऑफ एल्कोहल है, टाइप ऑफ द एल्कोहलिक ड्रिंक जो ऑप्टेन हो रहा है, या तो ये दो प्रोसेसिंग से ऑप्टेन होगा, या तो विथ डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन। एल्कोहलिक ड्रिंक जो ऑप्टेन हो रहा है या विथ डिस्टिलेशन या विदाउट डिस्टिलेशन से ऑप्टेन होगा। ये डिपेंड करेगा टाइप ऑफ रॉ मटेरियल हमने कैसा यूज़ किया फर्मेंटेशन के लिए और कौन सी प्रोसेस यूज़ की है, इस पर डिपेंड करेगा किस टाइप का एल्कोहल है, किस टाइप का एल्कोहल ऑप्टेन होगा। जैसे वाइन एंड बियर जो होता है विदाउट डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस होता है। विस्की, ब्रांडी एंड रम जो होता है ये डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस किया जाता है। जो डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस हो रहा है उसमें एल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जैसे कि विस्की, ब्रांडी, रम में एल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जो विदाउट डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस की जाए जैसे वाइन एंड बियर, इसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम होती है। एंटीबायोटिक, तो यहाँ दो टर्म है, एंटी और एंटी मीन्स हो गया क्या, एंटी ग्रीक वर्ड मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स हो गया लाइफ। तो जो अगेंस्ट लाइफ मतलब किसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट में जो केमिकल होता है वो एंटीबायोटिक होता है।
और ह्यूमन के रेफरेंस में देखें तो ये प्रो लाइफ होता है, मतलब लाइफ के अगेंस्ट नहीं होता है ये विथ रेफरेंस, अगर ह्यूमन का रेफरेंस लें तो। एंटीबायोटिक क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है सब माइक्रोब्स के द्वारा। और ये एंटीबायोटिक करता क्या है? या तो माइक्रोब्स को, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को क्या करेगा, इसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा या तो किल कर देगा, या तो इसकी ग्रोथ को क्या करेगा। एंटीबायोटिक जो केमिकल है, इस सब्सटेंस है क्या करता है, प्रोड्यूस होता है माइक्रोब्स से, और ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को या तो रिटार्ड कर देगा या तो किल कर देगा इसको, या तो इसको किल कर देगा। अब यहाँ पे एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि डिस्कवर्ड की गई थी, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्चुअली में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकाई पे। स्टेफिलोकोकाई जो उन्होंने जिस कल्चर प्लेट पे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था, उस कल्चर को इन्होंने वॉश करना भूल गया, उसको धुलना भूल गया, यानी अनवॉश्ड कल्चर प्लेट जो थी, अनवॉश्ड कल्चर प्लेट थी, उसके अराउंड देखेंगे क्या हो रहा था, माउल्ड ग्रो होने लगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड हुई है उसका नाम क्या है? फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड हुई है वो क्या है? पेनिसिलिन है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि माउल्ड ग्रोइंग इन अनवॉश्ड कल्चर प्लेट, जो अनवॉश्ड कल्चर प्लेट थी, जो स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया जिस कल्चर प्लेट पे था, उसके चारों तरफ क्या ग्रो कर गया, माउल्ड ग्रो कर गया। और फिर देखा उन्होंने कि स्टेफिलोकोकाई ग्रो नहीं कर रही हैं। इसमें इन्होंने क्या पाया कि ही फाउंड आउट इट वाज ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो माउल्ड था, जो फंजाई था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, इससे एक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा था। वो केमिकल क्या कर रहा था? इस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा था, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा था। हाँ, बाद में इसका जो फुल पोटेंशियल, इस एंटीबायोटिक का फुल पोटेंशियल, इफेक्टिव पोटेंशियल स्टेबलाइज किया वो चेन और फ्लोरे ने किया। इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया ट्रीट अमेरिकन सोल्जर के ट्रीटमेंट में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान। इसके लिए फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को इसके लिए अवार्डेड दिया गया नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया 1945 में इस डिस्कवरी के लिए। यानी कि अगर पूछा जाए कि जो पेनिसिलिन है जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, किससे पेनिसिलिन निकला? पेनिसिलियम नोटेटम, जो कि एक फंजाई है, नॉट स्टेफिलोकोकाई। स्टेफिलोकोकाई पे तो काम कर रहे थे। ओके, सो एंटीबायोटिक जो है ग्रेटली इंप्रूव ओवर कैपेसिटी टू ट्रीट द डेडली डिजीज जैसे कि प्लेग, हुपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गालघोटू एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, विच इज यूज टू किल द मिलियन ऑल ओवर द ग्लोब। तो ये एंटीबायोटिक का इंपॉर्टेंस हो गया। नेक्स्ट, केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम माइक्रोब्स का यूज करेंगे कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल और एंजाइम को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि एसिड प्रोड्यूसर एस्परजिलस नाइगर, जो कि फंगस है, सिट्रिक एसिड से प्रोड्यूस होता है। एस्टोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया है, इससे एसिटिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम ये भी बैक्टीरिया, इससे ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। लैक्टोबैसिलस का यूज, जो कि बैक्टीरिया से लैक्टिक एसिड बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इथेनॉल को अगर हमको कमर्शियल प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए हम ईस्ट का यूज करेंगे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का यूज करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, जैसे लाइपेज यूज होता है डिटर्जेंट फार्मूलेशन, एंड ये ऑयली स्टेन, लॉन्ड्री से ऑयली स्टेन को रिमूविंग के लिए भी ये हेल्पफुल होता है लाइपेजेज। तो यहाँ पे बोतल जूस क्लियरिफाइड बाय यूज ऑफ द पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज एंजाइम का यूज करके बोतल जूस को क्लियरिफाई किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, और ये मॉडिफाई होता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग से। इसका यूज स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का यूज क्लॉट बस्टर एज ए क्लॉट बस्टर के रूप में यूज किया जाता है। ये क्या करता है? रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट हु अंडरगो मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग हार्ट अटैक। तो जो पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के होते हैं, उन पेशेंट के ब्लड वेसल में जो क्लॉट होता है उसको रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम यूज किया जाएगा। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ये होता है, जो कि यूज होता है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट में। ये प्रोड्यूस होता है फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। स्टैटिन एक अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, जो कि प्रोड्यूस होता है ईस्ट मोलस्कस परप्यूरियस से। इसका यूज किया जाता है एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट इट एक्ट बाय द कंप्लीटली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है? मेजर कंपोनेंट वेस्ट वाटर का ह्यूमन स्क्लेटा होता है, और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है उसी को बोलते हैं सीवेज वाटर में जो सीवेज वाटर होता है उसमें लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स होते हैं। और इस वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए लार्ज क्या यूज किया जाता है? किसके द्वारा होता है? हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स के द्वारा होता है, जो कि नेचुरली सीवेज वाटर में होते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली वाटर में होते ही हैं। तो ये नेचुरली जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं उस सीवेज वाटर में, जो हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट 2 स्टेज में होगा, एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है फिजिकल रिमूवल किया जाता है पार्टिकल का, चाहे वो सीवेज में जो भी लार्ज और स्मॉल पार्टिकल है उसका फिजिकल रिमूवल किया जाता है फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से रिमूव किया जाता है किसको? फ्लोटिंग डिवाइस को रिमूव किया जाता है। देन ग्रिड को रिमूव किया जाता है बाई सेडिमेंटेशन के द्वारा। मतलब फिल्ट्रेशन से हमने जो उस पानी पे तैर रहे थे, जो भी प्लास्टिक के तैर रहे थे, जो भी फ्लोटिंग डिवाइस थे उसको रिमूव कर दिया गया फिल्ट्रेशन से। और जो क्या था ग्रिड था उसमें जो कंकड़ पत्थर थे उसको रिमूव कर दिया गया सेडिमेंटेशन से। एंड ऑल सॉलिड सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज।
एंड सुपरनेटेंट फॉर्म इफ्लुएंट। अब इस इफ्लुएंट को प्राइमरी सेटलिंग टैंक से टेक आउट करके और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि इसमें माइक्रोब्स का रोल होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कहीं भी माइक्रोब्स का यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए वो कैसा है, फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिजिकल रिमूवल किया गया है। लेकिन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का यूज किया जाएगा, इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है, इसमें क्या है कि प्राइमरी इफ्लुएंट को पास कर दिया गया एक लार्ज एरेशन टैंक में, और इसमें कॉन्स्टेंटली एजिटेट मैकेनिकली इसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया गया, मतलब घुमाया गया, और इसमें एयर भी पंप किया गया। एयर पंप किया गया मतलब एरोबिक कंडीशन हो गई, मतलब ऑक्सीजन भी है इसमें। जो इफ्लुएंट है प्राइमरी इफ्लुएंट जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए किसमें भेजा गया है, एक एरेशन टैंक में, उसमें एरोबिक कंडीशन है। तो चूंकि एरोबिक होने की वजह से इसमें जो एरोबिक माइक्रोब्स होंगे बहुत वाइग्रस ग्रोथ करेंगे, और ये जो एरोबिक माइक्रोब्स इसमें क्या क्या है, बैक्टीरिया और दूसरा फंगल फिलामेंट है। इन दोनों के एसोसिएशन से एक मेश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं फ्लॉक्स। कब से फ्लॉक्स किससे मिलकर बनता है, तो masses of the bacteria with fungal filament to form mesh like structure, इसी को बोलते हैं फ्लॉक्स। अब जो भी एरोबिक माइक्रोब्स हैं ये कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, जो फ्लुएंट में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये माइक्रोब्स कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, जिससे क्या होगा कि बीओडी जो होता है, ये प्राइमरी इफ्लुएंट का बीओडी रिड्यूस हो जाएगा। फ्लुएंट का बीओडी रिड्यूस हो जाएगा। तो बीओडी मतलब क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी रिफर्स टू अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वेयर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। उस सीवेज वाटर को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक इसका बीओडी रिड्यूस ना हो जाए। बीओडी टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर। तो ये क्या होता है कि बीओडी टेस्ट मेजर कैसे करेंगे, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सैंपल ऑफ वाटर, एंड दस इनडायरेक्टली बीओडी इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। इनडायरेक्टली बीओडी ये मेजर करता है कि जो सीवेज वाटर है उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इनडायरेक्टली। और वैसे तो क्या होता है कि रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सैंपल ऑफ वाटर। अगर एक बार बीओडी सीवेज वाटर या वेस्ट वाटर का रिड्यूस हो गया, सिग्निफिकेंट जितना रिड्यूस करना उतना रिड्यूस हो गया इफ्लुएंट का, देन उसको सेटलिंग टैंक में पास कर दिया जाता है जहाँ पे बैक्टीरिया फ्लॉक्स इसको अलाउ टू द सेडिमेंट करते हैं। दिस सेडिमेंट कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्लज। स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज का पंप बैक किया जाता है रिसेंट टैंक में, जो कि ऐसा वर्क करता है एज इन कॉलम की तरह वर्क करता है। रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पंप इनटू द लार्ज टैंक, जो कि एनएरोबिक स्लज जैसा होता है। अब यहाँ पे जो भी एनएरोबिक माइक्रोब्स हैं डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द स्लज में जो भी बैक्टीरिया फंजाई उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ द गैस, जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, कार्बन डाइऑक्साइड। इन तीन गैस का मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। क्या मीथेन, CH4, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और इन गैसों को बोलते हैं, ये क्या बनाती हैं, बायोगैस बनाती हैं। और इस बायोगैस का यूज किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज इनफ्लामेबल होता है। इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज जनरली रिलीज इनटू द नेचर वाटर बॉडी। मतलब जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है इफ्लुएंट का, फिर इसको जनरली वाटर बॉडी जैसे कि रिवर, स्ट्रीम में क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इनिशिएट किए यहाँ पे एक प्लान इनिशिएट किया कि गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। तो ये जो हमारी कंट्री की मेजर रिवर हैं इनको पोल्यूशन से क्या करना है, सेव करना है। इसके लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान इनिशिएट किया गया, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के द्वारा। इस प्लान में क्या प्रपोज किया गया कि लार्ज नंबर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बिल्डअप करेंगे ताकि सीवेज वाटर को ट्रीट करके तब इसको रिवर में डिस्चार्ज किया जाए। माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस के प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। माइक्रोब्स का रोल होता है कैसे, तो जो सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो, जो कि एनएरोबिकली ग्रो करते हैं सेलुलोजिक मटेरियल पर, और लार्ज अमाउंट में मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इन बैक्टीरिया को कलेक्टिवली मेथेनोजन बोलते हैं और कॉमनली इसको मेथेनोबैक्टीरियम बोलते हैं। बैक्टीरिया जो कॉमनली फाउंड होता है एनएरोबिक स्लज में जो पाया जाता है उस सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, एक्चुअली यही बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है किसमें, कैटल के रूमेन में। एक रूमेन क्या होता है, पार्ट ऑफ स्टमक होता है, इससे लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट होता है फूड ऑफ कैटल में, इज आल्सो प्रेजेंट इन द रूमेन। इन रूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द सेलुलोज एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ द कैटल। तो जो कैटल का स्क्लेटा होता है जिसको बोलते हैं डंग, गोबर, कॉमनली इसको गोबर बोलते हैं, उसमें ये बैक्टीरिया गोबर जो होता है मेथनोबैक्टीरिया से रिच होता है। और कॉमनली डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, इसलिए इसको गोबर गैस बोलते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन डेवलप इन इंडिया मेनली बाय द एफर्ट ऑफ IARI एंड KVIC। IARI है क्या, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इन दोनों के एफर्ट से इंडिया में मेनली जो बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हुई। अच्छा भाई, और बायोगैस में होता क्या क्या है कि मेनली मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन भी होता है। ये भी ध्यान रखना है, इतनी गैसें होती हैं गोबर गैस में। लेकिन ये जो मेजर गैस होती हैं ये 3 माइनर गैस होती है। कौन कौन सी माइनर होती है, ट्रेस ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत ट्रेस अमाउंट में होती हैं। नेक्स्ट है कि माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, जो माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट काम करते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब जो प्लांट डिजीज और प्लांट पेस्ट को कंट्रोल करने का जो बायोलॉजिकल मेथड है, बायोलॉजिकल मेथड में जो यूज किए जाते हैं माइक्रोब्स, वो होते हैं बायो कंट्रोल एजेंट है। बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट एंड द डिजीज। बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट कौन कौन सा है, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल बीटल है रेड ब्लैक मार्किंग का बीटल है, जो कि कंट्रोल करता है किसको, कंट्रोल करता है एफिड को। और जो ड्रैगन फ्लाई है
लेडी बर्ग, इसको लेडी बर्ग बोलते हैं, लेडी बर्ग कंट्रोल करता है, ऐसा बोलो लेडी बर्ग। बीटल विथ रेड ब्लैक मार्किंग का जो लेडी बर्ड होता है कंट्रोल करता है एफिड को। जो ड्रैगन फ्लाई है कंट्रोल करता है मस्कीटो को, वो कंट्रोल करता है मस्कीटो को। दूसरा बायो कंट्रोल एजेंट है, दूसरा जो एग्जाम्पल है बायो कंट्रोल एजेंट का वो है बैसिलस थ्रेंजेंसिस बीटी, जिसको बोलते हैं बैसिलस थ्रेंजेंसिस बीटी, जो है कंट्रोल करता है किसको, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करता है। तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा हो जाएगा फंगस, फंगस ट्राइकोडर्मा। फंगस ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है तो प्लांट पैथोजन के ट्रीटमेंट के लिए। प्लांट पैथोजन मतलब ये ऐसा बायो कंट्रोल एजेंट है, ट्राइकोडर्मा जो फंगस है ये कई सारे प्लांट पैथोजन को क्या करता है, सेवरल प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करता है। ट्राइकोडर्मा जो होता है, ट्राइकोडर्मा स्पीशीज एक फ्री लिविंग फंजाई होती है जो कि रूट इकोसिस्टम में कॉमन होती है, वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम। अगला एग्जांपल है बायो कंट्रोल एजेंट का बैक्टीरियोवायरस। बैक्टीरियोवायरस जो ये इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड को कंट्रोल करता है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियोवायरस जो होते हैं यूज एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जिसको साइड में एनपीवी बोलते हैं। ये जो वायरस हो ये वायरस, दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन होता है। दे हैव बीन शो टू हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट मैमल बर्ड फिश और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट। इन सब पे ये कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, सिर्फ जो इंसेक्ट, जिस इंसेक्ट के लिए ये एनपीवी न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस वायरस है उसी इंसेक्ट को ये क्या करेगा, किल करेगा। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, तो कौन से माइक्रोब्स हैं जो यूज होते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर, एज ए बायो फर्टिलाइजर कौन से माइक्रोब यूज होते हैं। मिनट बायो फर्टिलाइजर, और बायो फर्टिलाइजर मतलब यूज आता है बायो फर्टिलाइजर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करेंगे, तो इसमें भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है जो कि बायो फार्मिंग करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, मतलब बायो फर्टिलाइजर्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। मेन सोर्स जो बायो फर्टिलाइजर होता है वो होता है बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो यूज होते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर, एक राइजोबियम हो गया और इसमें एक एजोस्पाइरलम एजोटोबैक्टर हो गया। ये तीन बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, एजोस्पाइरलम है और एजोटोबैक्टर, ये तीन बैक्टीरिया हैं जो यूज होंगे एज ए बायो फर्टिलाइजर। राइजोबियम कैसे, राइजोबियम जो होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ और बनाता है एक नोड्यूल, और ये जो नोड्यूल बना रहा है, ये जो बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, फिक्स करके ऑर्गेनिक फॉर्म करता है, और इस ऑर्गेनिक फॉर्म को प्लांट यूज करता है एज ए न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, एज ए न्यूट्रिएंट के रूप में। अच्छा, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो फ्री लिविंग रहती है, सॉइल में फ्री लिविंग रहती है, वो जो एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर, ये भी सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ा देती है, सॉइल को नाइट्रोजन इनरिच कर देती है। फंजाई आल्सो नोन टू फॉर्म द सिम्बियोटिक क्वेश्चन विद द प्लांट, और ये बनाता है माइकोराइजा, मेंबर ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। फंगल सिम्बियोट इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब द फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द प्लांट। साइनोबैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होता है, वाइडली एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ये मिल जाएगा। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जैसे कि कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया हैं, इनाबिना, नास्टाक और ऑसिलेटोरिया। पैडी फील्ड में इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर कौन होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। ब्लू ग्रीन एलगी जिसको दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया है, आल्सो एड द ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी।